कल हमने पढ़ा, हम उसी को थोड़ा अप्लाई करने की कोशिश करते हैं और आगे बढ़ते हैं। तो आज अपना पहला चीज अपन समझने चाह रहे हैं, दिस इज चेंज इन बिहेवियर ऑफ रिएक्टिंग स्पीसीज इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्योंकि इसकी जरूरत पड़ने वाली है हमको जब हम आगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के टॉपिक्स पढ़ेंगे। क्या पढ़ने जा रहे हैं? चेंज इन बिहेवियर, चेंज इन बिहेवियर ऑफ रिएक्टिंग स्पीसीज। कौन होती है रिएक्टिंग स्पीसीज? न्यूक्लियोफाइल, इलेक्ट्रोफाइल, ऑफ कोर्स। चेंज इन बिहेवियर ऑफ रिएक्टिंग स्पीसीज इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर जो रिएक्टिंग स्पीसीज होती हैं उनके बिहेवियर में चेंज या उनके नेचर में चेंज कैसे होगा, ये बहुत दिलचस्प भी है। बेसिकली आज हम जेंडर चेंज करने वाले हैं। जेंडर से मेरा मतलब, याद करो हमने दो एग्जांपल पढ़े थे। एक एग्जांपल था एल्कीन, और हमने कहा क्योंकि एल्कीन के अंदर पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होती है, अगर समझना चाहे एक एल्कीन ले तो एल्कीन के अंदर पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होती है, और पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, पाई इसका जो फील्ड बीएमओ है, पाई सीसी जो इसका फील्ड बीएमओ है, बेसिकली वो फ्रंटियर जोन में बैठा रहता है रिएक्ट करने के लिए, इंटरैक्ट करने के लिए, दैट इज। और इसका पाई स्टार थोड़ा सा ऊपर की तरफ रहता है बिकॉज़ ये कार्बन कार्बन का पाई स्टार है, इसलिए ये इसका मेन रिएक्टिंग ऑर्बिटल एक तरह से हो गया। दैट इज व्हाई ये एज ए डोनर काम करती है, और हमने कहा कि इसीलिए इसका जो व्यवहार है दुनिया में वो एज ए न्यूक्लियोफाइल है। यस, ये एक न्यूक्लियोफाइल की तरह काम करती है। दूसरी तरफ हमने कल कार्बोनिल कंपाउंड्स पढ़े थे, और हमने कहा अगर हम किसी भी कार्बोनिल कंपाउंड की बात करें और उसके डायग्राम्स की बात करें, हेमोडायग्राम की, तो हम कह सकते हैं कार्बोनिल कंपाउंड का जो पाई स्टार सीओ है वो एक्चुअली सीसी से काफी नीचे हो जाएगा। मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव पोलराइज होने की वजह से पाई स्टार सीओ नीचे रहेगा, और यही वजह है कि वो जो पाई स्टार सीओ है वो उसका फ्रंटियर ऑर्बिटल हो जाएगा रिएक्ट करने के लिए, और इसीलिए, और हालांकि इसके अंदर नॉन बॉन्डिंग्स भी होते हैं, और वो नॉन बॉन्डिंग्स भी बेसिकली आपके रिएक्ट करते हैं, बट मेनली इसकी जो कहानी है वो पाई स्टार की ज्यादा है अभी के लिए, इसीलिए ये एक्चुअली लोगों से एक्सेप्ट कर रहा होता है। और जब ये एक्सेप्ट कर रहा होगा तो बेसिकली एज ए क्या बिहेव करेगा ये कार्बोनिल कंपाउंड एज ए इलेक्ट्रोफाइल, तो बेसिकली इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर की तरह काम करता है। इसको ऐसे भी कह सकते हैं, इस पर डेल्टा प्लस है, इसीलिए एज ए इलेक्ट्रोफाइल काम करेगा, क्योंकि ये एक्सेप्ट करेगा लोगों से, एक्सेप्ट करेगा, बिल्कुल न्यूक्लियोफाइल से एक्सेप्ट करेगा, तो इसका व्यवहार क्या हो जाएगा, बेसिकली इलेक्ट्रोफिलिक नेचर का हो जाएगा। ये इलेक्ट्रोफिलिक हो गया है, इलेक्ट्रोफिलिक हो गया है क्योंकि ये न्यूक्लियोफाइलों से ले रहा होगा, और ये इलेक्ट्रोफाइलों को दे रहा होगा, इसीलिए इसका व्यवहार दरअसल न्यूक्लियोफिलिक हो गया है। सवाल उठता है कि ये एक न्यूक्लियोफाइल है, एल्कीन एक न्यूक्लियोफाइल है, और कीटोन एक अच्छा इलेक्ट्रोफाइल है, ये तो हमें पता है और ये तो हम कई दिन से पढ़ चुके हैं। क्या ये बदल भी सकते हैं? क्या दुनिया में कोई ऐसी चीज है क्या, या कोई ऐसा तरीका है, या ऑर्गेनिक में कोई ऐसी चाल है कि हम इनके जेंडर चेंज कर दे, लिंग परिवर्तन कर दे? बेसिकली बोले तो लड़की को लड़का और लड़के को लड़की कैसे बना सकते हैं। यही आज की इस क्लास का बेहद इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि जो न्यूक्लियोफाइल है हम इसको एक्चुअली इलेक्ट्रोफाइल में कैसे कन्वर्ट करें, और जो इलेक्ट्रोफाइल है हम इसको न्यूक्लियोफाइल कैसे बना दें। पहली बात तो क्या बना सकते हैं, और दूसरी बात अगर बना सकते हैं तो कैसे, हाउ वी कैन मेक इट, हम इसे कैसे बना सकते हैं। चलिए इसको थोड़ा और समझने का प्रयास करते हैं। क्या बना सकते हैं? इसका उत्तर तो है यस। दुनिया में ऐसी कोई चीज नहीं जो हम नहीं कर सकते। उत्तर तो इसका, आंसर तो इसका सिंपली है यस, ऐसा किया जा सकता है। इन दोनों ही सवालों का उत्तर है बेसिकली यस। कैसे किया जा सकता है वही हमको समझना होगा। इस पूरी कहानी का राज छुपा है कल की छोटी सी क्लास की लास्ट बात में, कि अगर हम कोई इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग या इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स जोड़ते हैं किसी भी ऑर्गेनिक सिस्टम से, तो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग या डोनेटिंग ग्रुप्स बेसिकली उनके होमोल्यूमोज की एनर्जी में चेंजेस लाते हैं। इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स होमोल्यूमोज को या बॉन्डिंग एंटी बॉन्डिंग्स को ऊपर ले जाते हैं, और इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप्स उनको नीचे ले आते हैं। ये कल हमने देखा था। अगर ऐसा है तो इसको समझने का प्रयास करो। हमको पता है कि ये न्यूक्लियोफाइल है। कल हमने देखा था कि अगर हम इसी न्यूक्लियोफाइल से कोई इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप जोड़ दे ओएमई, और अगर इसी न्यूक्लियोफाइल से कोई इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप जोड़ दे बेसिकली सीओओ में, यही ले लिया हमने और हमने जोड़ दिया सीओओएमई, यानी कि इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप जोड़ दिया। यहां पर ये ग्रुप का क्या नाम है, ईडब्ल्यूजी, और यहां पर ये ग्रुप का क्या नाम है, ईडीजी, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। दैट इज बेसिकली एक तरह से कह सकते हो प्लस एम और माइनस एम ग्रुप आपने इसको जोड़ दिए। क्या होने जा रहा है? मैंने कहा कि मैंने इसको न्यूक्लियोफाइल डिक्लेयर किया था अभी, वो इसलिए किया था कि इसका जो पाई स्टार सीसी था वो तो काफी ऊपर रहता था। इसका जो रिएक्टिंग जोन है बेसिकली, उस रिएक्टिंग जोन में मेनली इसका पाई सीसी लाई करता था। इसकी वजह से ये जो फील्ड पाई सीसी है ना, इस फील्ड पाई सीसी की वजह से ही दुनिया में ये जाना जा रहा है। इसी की वजह से दुनिया में विख्यात है ये एज न्यूक्लियोफाइल। एक्चुअली ये दो इलेक्ट्रॉन ये रहे इसकी वजह से। क्या होगा अगर प्लस एम जोड़ेंगे? आप बताइए, अगर प्लस एम जोड़े तो क्या होने के लिए जा रहा है? अगर आप किसी भी सिस्टम से प्लस एम ग्रुप जोड़ते हैं, डोनेटिंग ग्रुप जोड़ते हैं, तो वो बॉन्डिंग एंटी बॉन्डिंग्स को ऊपर शिफ्ट कर देगा। अगर बॉन्डिंग एंटी बॉन्डिंग्स को ऊपर शिफ्ट कर देगा तो ये पाई स्टार जो है वो ऊपर चला जाएगा। अगर ये ऊपर चला जाएगा तो ये पहले भी एक्चुअली यूटिलाइज नहीं हो रहा था, और अब तो बिल्कुल ही यूटिलाइज नहीं होगा, तो और ऊपर जोन्स में चला जाएगा। अगर ऐसा होगा तो ये बेटर न्यूक्लियोफाइल बन जाएगा। अगर होमो और एनर्जी बढ़ती है, होमो की एनर्जी अगर और बढ़ती है, तो सिर्फ फर्क ये पड़ेगा कि ये बेटर न्यूक्लियोफाइल बन जाएगा, आसानी से दे रहा होगा ये लोगों को। दैट मींस होमो अगर एनर्जी में ऊंचा होता है, हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन्स आसानी से डोनेट किए जा सकते हैं, इसका मतलब ये बेटर न्यूक्लियोफाइल बन गया। ये तो न्यूक्लियोफाइल था ही था। जब आप इस तरफ गए तो ये बेसिकली बेटर न्यूक्लियोफाइल बन गया, और स्ट्रॉन्गर न्यूक्लियोफाइल बन गया, स्ट्रॉन्गर न्यूक्लियोफाइल बन गया, काफी स्ट्रॉन्गर न्यूक्लियोफाइल बन गया। अगर आप इसकी तरफ, इसकी बजाय दूसरी तरफ देखेंगे तो खेला पलट जाएगा। अगर आप दूसरी तरफ देखेंगे तो वो विड्रॉइंग ग्रुप है, और वो वही विड्रॉइंग ग्रुप इनको नीचे उतारेगा। अगर इनको नीचे उतारेगा तो अब जो पाई स्टार आसमानों में रहता था बेसिकली वो अब नीचे उतराएगा, और अगर नीचे उतराएगा तो वो उन्हीं पाई स्टार की रेंज में आ जाएगा जो नॉर्मली कार्बोनिल्स के पाई स्टार होते हैं। और अगर उनकी रेंज में आएगा तो ना केवल वो उतरेगा, बल्कि आपको पता है वो तो उतरेगा ही उतरेगा, ये भी उतरेगा। और अगर ये होमो उतरेगा तो होमो अब बहुत नीचे चला जाएगा, और अगर बहुत लो एनर्जी का होमो हो जाता है तो उसे डोनेट नहीं किया जा सकता। दैट मींस यहां एक्चुअली आपने इसको पिक्चर से या कहानी से बाहर कर दिया। ये अब एक्सेप्ट नहीं कर पाएगा क्योंकि बहुत ऊपर
चला गया है और ये अब डोनेट नहीं कर पाएगा क्योंकि बहुत नीचे चला गया है। पर फायदा ये हुआ है कि ये अब औकात में आ गया और आप इस ऑर्बिटल को यूटिलाइज कर सकते हो रिएक्शंस के अंदर। और अब आप किसी न्यूक्लियोफाइल के एक्चुअली नॉन बॉन्डिंग से, अगर आप कोई न्यूक्लियोफाइल ले लें यहां पर, अगर आप कोई ये नहीं कर पाएगा, लेकिन अगर आप कोई न्यूक्लियोफाइल ले लें यहां पर, तो उस न्यूक्लियोफाइल के नॉन बॉन्डिंग से आप इसका इंटरेक्शन करवा सकते हो। और यही वजह है कि ये जो है, अब ये जो एल्कीन है, ये एल्कीन एक्चुअली न्यूक्लियोफिलिक एल्कीन थी, ये तो और न्यूक्लियोफिलिक एल्कीन हो गई। ये न्यूक्लियोफिलिक एल्कीन थी, ये तो और स्ट्रांग न्यूक्लियोफिलिक एल्कीन हो गई। बट ये जो एल्कीन है, अब इसका के लिए नहीं बचा, इसके ये 2 इलेक्ट्रॉन अब काम के नहीं बचे, वो बहुत नीचे चले गए, काम का इसका पाई स्टार हो गया है। और इसीलिए अब ये पाई स्टार में एक्सेप्ट कर, और बात दो पाई स्टार होंगे, सीओ का भी, इसका भी, वो देखेंगे बाद में इसका कौन पाई स्टार यूज है। अब यही इसका किसी से भी एक्चुअली इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट कर सकती है। दैट इज व्हाई ये अब एक इलेक्ट्रोफिलिक सिस्टम बन गया है। तो जो एल्कीन अभी तक न्यूक्लियोफिलिक हुआ करती थी, हमने उसका जेंडर चेंज करके इलेक्ट्रोफिलिक बना दिया। माय गुडनेस, दैट मींस नॉर्मली जो एल्कीन है, नॉर्मली जो एल्कीन्स है, हम इन एल्कीन्स को क्या बोलेंगे? नॉर्मली एल्कीन्स न्यूक्लियोफिलिक नेचर की होंगी। अगर एल्कीन कोई प्लस एम ग्रुप से जुड़े तो स्ट्रांग न्यूक्लियोफाइल बन जाएंगी, स्ट्रांग न्यूक्लियोफिलिक नेचर की बन जाएंगी। बट अगर एल्कीन स्ट्रांग माइनस एम ग्रुप से जुड़ जाए तो फिर ये इलेक्ट्रोफिलिक एल्कीन्स बन जाएंगी। माय गुडनेस, ये इलेक्ट्रोफिलिक एल्कीन्स बन जाएंगी, जिसकी चर्चा अगले चैप्टर में बहुत की जाएगी। माइकल एडिशन मेडिशन इलेक्ट्रोफिलिक एल्कीन्स बन जाएंगी। और इस तरह से आपने एक रिएक्टिंग स्पीशीज का, ऑर्गेनिक एक रिएक्टिंग स्पीशीज का ल्यूमो को नीचे उतार के औकात में लाके ल्यूमो को यूटिलाइज करके आपने उसको न्यूक्लियोफाइल से इलेक्ट्रोफाइल जेंडर चेंज कर दिया, लड़के से लड़की बना दिया आपने। पल भर में आपने खेला कर दिया। न्यूक्लियोफिलिक एल्कीन्स जो हुआ करती थी, आपने उसको बेसिकली इलेक्ट्रोफिलिक एल्कीन बना दिया है। क्या आपको ये वाली बात समझ में आ गई? हाउ दिस इज गोइंग टू चेंज, कैसे कैसे बदलता है किसी भी रिएक्टिंग स्पीशीज का नेचर, बदल दिया हमने ग्रुप जोड़ के वहां पे। आपको अब आज के बाद कभी भी कोई इलेक्ट्रोफिलिक एल्कीन बोले, दैट मींस वो एल्कीन किसी माइनस एम ग्रुप से डायरेक्टली अटैच होगी, तभी वो इलेक्ट्रोफिलिक एल्कीन बनेगी। आप चाहो तो इसको ऐसे समझा सकते हो, या चाहो तो इसको ऐसे भी समझा सकते हो कि बेसिकली ये 2 इलेक्ट्रॉन कॉन्जुगेशन में यहां चले जाएंगे और इसीलिए यहां पर डेल्टा प्लस आ जाएगा। इसको यहां समझा लीजिए, ये 2 इलेक्ट्रॉन बेसिकली यहां चले जाएंगे, इसीलिए यहां पर डेल्टा प्लस आ जाएगा। और डेल्टा प्लस आ जाएगा, यही वजह है कि ये न्यूक्लियोफाइलों के साथ मुंह मारने लगेगी। बोला बात है, सॉफ्ट के साथ मारेगी बट मारने लगेगी। और इसीलिए ये क्या बन चुकी होगी? बेसिकली ये बन चुकी होगी आपकी इलेक्ट्रोफिलिक एल्कीन। कितने लोगों को समझ में आया कि एल्कीन जो जनरली न्यूक्लियोफिलिक नेचर की होती है, मोस्टली एज न्यूक्लियोफाइल यूज करते हैं हम उनको, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में इलेक्ट्रोफिलिक नेचर की भी हो सकती है। हम उसका जेंडर चेंज, लिंग परिवर्तन भी कर सकते हैं। हम उसको लड़के से लड़की यानी कि न्यूक्लियोफाइल से इलेक्ट्रोफाइल भी बना सकते हैं, और आजकल हो भी रहा है। आपको गॉट माय पॉइंट? मेरी बात समझ आई? आइए हम एसीटोन से मिलने चलते हैं, कीटोन से मिलने चलते हैं। उनसे पूछ रहे हैं तुम्हारी क्या हालत है भैया। हमने कहा कि कीटोन की जो पिक्चर थी वो कुछ ये हुआ करती थी कि जो कीटोन थे वो बेसिकली नॉर्मली इलेक्ट्रोफिलिक नेचर का सेंटर है इनका। वाला बात ऑक्सीजन पे भी न्यूक्लियोफिलिक है, नॉर्मली इलेक्ट्रोफिलिक नेचर का सेंटर है, कार्बन वाला जो सेंटर होता है, तो मोर रिएक्टिव सेंटर है आपका, वो इलेक्ट्रोफिलिक नेचर का सेंटर है। और इलेक्ट्रोफिलिक नेचर के सेंटर को अगर आप बदलना चाहते हैं, अब यहाँ आपको दरअसल इसके साथ फिर छेड़खानी करनी पड़ेगी। छेड़खानी के बिना तो कोई बदलेगा नहीं, सर्जरी के बिना तो सेंटर चेंज होगा नहीं। ओ माय गॉड, एक्चुअली इनका जो पाई स्टार सीओ था वो अवेलेबल था, यही वजह है कि ये पाई स्टार सीओ में लिया करते थे लोगों से। और अगर ये पाई स्टार सीओ में लोगों से लेते थे, इसीलिए ये इलेक्ट्रोफिलिक नेचर के थे। अगर मैं किसी बेस की प्रेजेंस में इसको ट्रीट करूं, स्ट्रॉन्ग बेस, अगर बेस भी कौन सा बेस, अगर मैं इसको किसी बेस की प्रेजेंस में, स्ट्रॉन्ग बेस जिसको P माइनस बोला मैंने, अगर उसकी प्रेजेंस में करूं तो बेस इसको डिप्रोटोनेट कर देगा। और जैसे ही आप इसको डिप्रोटोनेट कर रहे हो, वो बात दिखाना इसको ऐसे, बट ये ऐसे होता नहीं है, ये एक्चुअली इनोल फॉर्म से लेता है। लेकिन चलो वो दिखाने के लिए मैं बता देता हूं, अगले क्लास में आपको अगले चैप्टर में समझ आ जाएगा। ये चीज इनोलेट बन जाएगी, और इनोलेट दरअसल अपने आप में एक एल्कीन विद प्लस एम ग्रुप है। ओ माय गुडनेस, अगर आप इसको ढंग से देखेंगे तो दिस इज द एल्कीन विद बहुत स्ट्रांग प्लस एम ग्रुप है। बताओ, एल्कीन अगर बहुत स्ट्रांग प्लस एम ग्रुप से जुड़ जाए तो ये क्या बन जाएगा? एक गजब का इलेक्ट्रोफाइल काई में कन्वर्ट हो गया, बेसिकली एक गजब के न्यूक्लियोफाइल में कन्वर्ट हो गया। कमाल का न्यूक्लियोफाइल बन गया भाई, कमाल का न्यूक्लियोफाइल बन गया। दैट मींस अगर आप कार्बोनिल कंपाउंड्स को इनोलेट्स में कन्वर्ट कर लेंगे तो आप उनका जेंडर बदल देंगे, आप इलेक्ट्रोफाइल्स को क्या बना लेंगे? बेसिकली न्यूक्लियो अभी जस्ट पढ़ा मैंने, एल्कीन व्हेन कॉन्जुगेटेड विद द प्लस एम ग्रुप इट बिहेव्स एज वेरी स्ट्रांग न्यूक्लियोफाइल, इट बिहेव्स एज वेरी स्ट्रांग न्यूक्लियोफाइल, ये बहुत स्ट्रांग न्यूक्लियोफाइल बन जाएगी। तो वही कीटोन जो थोड़ी देर पहले न्यूक्लियोफाइलों के साथ गुलगुल कर रहा था, खुद ही रातों रात बदल के न्यूक्लियोफाइल बन गया, और अब वो इलेक्ट्रोफाइलों की तलाश में रहेगा। ये किसकी तलाश में होता था? एक्चुअली ये तलाश में होता था न्यूक्लियोफाइलों की। ये न्यूक्लियोफाइलों से इंटरेक्ट करता था, और अब इसको इलेक्ट्रोफाइलों की तलाश हो जाएगी। वही कीटोन जस्ट डिप्रोटोनेट किया आपने, जस्ट डिप्रोटोनेट किया, नथिंग एल्स। आपने जस्ट डिप्रोटोनेट किया, और डिप्रोटोनेट करते ही वही कीटोन जो किसी जमाने में क्या हुआ करता था, इलेक्ट्रोफाइल, क्या बन गया है? वो एक न्यूक्लियो स्ट्रांग न्यूक्लियोफाइल में कन्वर्ट हो गया। एल्कीन कॉन्जुगेटेड विद द प्लस एम ग्रुप्स, स्ट्रांग प्लस एम ग्रुप्स, वेरी स्ट्रांग प्लस एम ग्रुप्स बेसिकली। और इस न्यूक्लियोफाइल के बारे में तो क्या ही करें, इसको तो चैप्टर ही है, पूरी नेम रिएक्शन इसमें, मतलब 80% होता नेम रिएक्शन इसमें बेस्ड है, पूरा चैप्टर इसमें बेस्ड है। बहुत ब्यूटीफुल कहानी है, इनोलेट कहते हैं इसको, और इनोलेट की कहानी तो इनोलेट की कहानी है। फिर इनोलेट कहते हैं इसको, लेट लेट के ये जो करता है, आप पूछो मत इसके बारे में, जितना कब पूछोगे कम ही है इसके बारे में। क्या आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में मास्टरी आ गई कि न्यूक्लियोफाइलों को इलेक्ट्रोफाइल कैसे बनाए? हमने क्या बनाया है? न्यूक्लियोफाइलों को या इलेक्ट्रोफाइलों को न्यूक्लियोफाइल में कन्वर्ट कर दिया। इसको न्यूक्लियोफाइल बनाना सीख लिया कैसे बनाते हैं, और न्यूक्लियोफाइलों को इलेक्ट्रोफाइल बनाना सीख लिया कैसे बनाते हैं। और यहां हमने न्यूक्लियोफाइलों को इलेक्ट्रोफाइल बनाना सीखा है। न्यूक्लियोफाइलों को इलेक्ट्रोफाइल बनाना कहां लिखूं मैं? यही लिख देता हूं, न्यूक्लियोफाइलों को ईडीजी थोड़ा सा बगल में कर देता हूं, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स, दिस इज इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप एंड प्लस एम ग्रुप। हां, यहां हमने सीखा है बेसिकली न्यूक्लियोफाइल्स को इलेक्ट्रोफाइल्स बनाना। न्यूक्लियोफाइल्स को कैसे हम इलेक्ट्रोफाइल्स बना सकते हैं, That's the beauty, how we can do this beautiful thing, कैसे कर सकते हैं इसको।
कितने लोगों को आज की क्लास का पहला पोर्शन आ गया? अगर आ गया तो इस पूरे बेसिक डिस्कशन का अंतिम पॉइंट पे पहुंचे हैं। रिएक्शन से पहले हम न्यूक्लियोफिलिसिटी वर्सेस बेसिसिटी, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। मतलब पूरी अगर आपने इस कहानी को आत्मसात कर लिया, अगर आपने इस स्टोरी को जी लिया, तो फिर रिएक्शंस में बहुत मुसीबत और तकलीफें नहीं रहेंगी, केवल स्टीरियो केमिस्ट्री से रिलेटेड ही बातें बचेंगी। बाकी रेडियो केमिस्ट्री और रेडियो सेलेक्टिविटी वगैरह आप बहुत आसानी से समझ जाओगे, सीख जाओगे, इजीली जान जाओगे। तो अब अपन आगे बढ़ रहे हैं। दैट्स द इंपॉर्टेंट टॉपिक, बेसिसिटी वर्सेस न्यूक्लियोफिलिसिटी। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। आइए जरा इस टॉपिक को समझने का प्रयास करते हैं। बेसिसिटी वर्सेस न्यूक्लियोफिलिसिटी, मैं तो डिलीट कर देता हूं, खुद से ही लिखता हूं, बेटर है। बेसिसिटी वर्सेस न्यूक्लियोफिलिसिटी बहुत ब्यूटीफुल टॉपिक है। तो न्यूक्लियोफिलिसिटी, इसी से आपको आगे जाके बहुत कुछ पता लगने वाला है। न्यूक्लियोफिलिसिटी वर्सेस बेसिसिटी, वर्सेस बेसिसिटी क्या चीज है, ये दोनों में क्या संबंध है भी कि नहीं है, दोनों क्या है, दोनों को कैसे सोचेंगे। बिकॉज एसिडिटी बेसिसिटी हम पढ़ चुके होते हैं, तो फिर हमको ये सीखना है कि यहाँ इस कहानी में इसका क्या रोल है, बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। आइए मैं एक इलेक्ट्रोफिलिक सबस्ट्रेट ले रहा हूं। इलेक्ट्रोफिलिक सबस्ट्रेट में एक सॉफ्ट सेंटर एल्किल हैलाइड ले रहा हूं, ठीक है, बहुत ही नॉर्मल टाइप की चीज ली मैंने। एल्किल ब्रोमाइड लिया, एक बहुत ब्यूटीफुल टाइप की चीज ले ली, एल्किल ब्रोमाइड, एक इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर ले लिया मैंने। बहुत बढ़िया जी, ले लिया इस तरह से। हमें अच्छे से पता है कि ये जो कार्बन, ये जो बॉन्ड है पोलर बॉन्ड है, और इस कार्बन पर डेल्टा प्लस है, वो अलग बात है, कार्बन जितना नहीं है, ये एक सॉफ्ट सेंटर है, ये बात हम कल भी जान चुके हैं और आज फिर जान लेते हैं। बट सिर्फ और सिर्फ इसी पर्पस को ऐसा नहीं है, इंडक्टिव इफेक्ट काम करता है दुनिया में, और जब इंडक्टिव इफेक्ट काम करेगा तो इसने यहां से जो विड्रॉ किया होगा, ये कार्बन यहां से विड्रॉ करेगा, और ऐसा होगा तो यहां पर जो हाइड्रोजन लगी हुई है, इंटरेस्टिंग बात है, यहां पर जो हाइड्रोजन लगी हुई है, यहां पर जो H लगा हुआ है, बेसिकली वो जो, अरे यार क्या मार करे, उस H पर भी थोड़ा बहुत, ज्यादा नहीं आया हो, थोड़ा बहुत हल्का फुल्का उस H पर भी पॉजिटिव चार्ज आ गया, वो लगा इतना नहीं आया इस कार्बन के जितना, लेकिन आ तो गया होगा, आ तो गया होगा। अब बस दुनिया में यही बात आपको समझनी है और ढंग से समझनी है। कहीं भी किसी भी बॉन्ड में अगर हाइड्रोजन किसी ऐसे एलिमेंट से जुड़ा हो जो एलिमेंट उससे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव हो, या बन गया हो इंडक्टिव या बाकी दूसरे इफेक्ट्स की वजह से, मतलब एक पोलैरिटी आ गई हो, जैसे ही किसी बॉन्ड में पोलैरिटी आएगी, एक्चुअली बॉन्ड वजह से जैसे ही हाइड्रोजन पर पॉजिटिव चार्ज आएगा, अब वो सेंटर एक हार्ड इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर बन जाएगा, क्योंकि मैंने बताया था H की जो सेंटर होता है, H का सेंटर, H प्लस का या पार्शियल पॉजिटिव का, नॉर्मली वो हार्ड सेंटर ही होता है, भले ही चार्ज उतना ज्यादा नहीं, बट साइज इतनी छोटी है प्रोटॉन की। एक्चुअली इसको आप ऐसे समझ सकते हो, इलेक्ट्रॉनों को हमेशा प्रोटॉनों की तलाश होते हैं, ऑब्सेस्ड होते हैं इलेक्ट्रॉन प्रोटॉनों के लिए, ऑब्सेस्ड होते हैं, क्योंकि वो जिंदगी में कभी उनसे मिले नहीं होते, इसलिए वो ऑब्सेस्ड होते हैं प्रोटॉनों से, क्योंकि आपको पता है वो न्यूक्लियस तो पहुंच नहीं पाते, कभी वहां तो जाते नहीं कभी, और इसीलिए उनका ये जो ऑब्सेशन है ना, इस ऑब्सेशन को H प्लस ऑब्सेशन की तरह देख सकते हो। H प्लस एक प्रोटॉन ही है। दुनिया में कहीं पे भी ये सारी कहानी इलेक्ट्रॉन रिच स्पेसिस की चल रही है, ये पूरी जो स्टोरी है वो इलेक्ट्रॉन रिच स्पेसिस की चल रही है। भाई इलेक्ट्रॉन रिच स्पेसिस की तो बात करेंगे, न्यूक्लियोफिलिसिटी की और बेसिसिटी की भी बात उसी करेंगे, तो ये पूरी स्टोरी जो है वो इलेक्ट्रॉन रिच स्पेसिस की ही चल रही है, उन्हीं में अपन समझ रहे हैं। और इलेक्ट्रॉन रिच स्पेसिस जो होते हैं ना, वो ऑब्सेस्ड होते हैं इस प्रोटॉन के लिए, बिकॉज़ दुनिया में जहां-जहां इलेक्ट्रॉन है ना, वो पागल है इस हाइड्रोजन के लिए, इसलिए पागल है बिकॉज़ इलेक्ट्रॉन को प्रोटॉन से मिलने से बेहतर धरती पे कुछ नहीं हो सकता, पूरे ब्रह्मांड में और कुछ हो नहीं सकता, H प्लस एक प्रोटॉन ही होता है। तो H प्लस अगर फ्री भी नहीं है कहीं, अगर H प्लस कहीं फ्री भी नहीं है, पार्शियली कहीं जुड़ा हुआ है, कहीं पर डेल्टा प्लस आया है, तो भी अगर दिख भी जाए कि H पर कुछ आया है, कुछ भी आया है, अगर H पर कुछ भी आया है, तो इलेक्ट्रॉन पहले टूट के पड़ते हैं वहां पे, एकदम टूट के पड़ते हैं, यार ये बहुत बढ़िया चीज है यार, ये चाहिए। इसीलिए एसिड बेस रिएक्शन बहुत फास्ट होती है, बहुत ज्यादा फास्ट होती है न्यूट्रलाइजेशन। अब रिएक्शन से आप जानते हो उनको, और बहुत सारी और भी चीजें हैं, अब वो यहाँ पे डिस्कस करूंगा तो क्लास लंबी चली जाएगी, ज्ञान का ले भाई क्या पकड़ लेती है, ये भी सीरी भी पकड़ लेती है आवाज को। तो रिलेटिवली एक तरह से इसको हम हार्ड सेंटर की तरह ट्रीट कर सकते हैं, उतना हार्ड तो नहीं है बट हार्ड की तरह ट्रीट कर सकते हैं, बहुत हार्ड नहीं। अब मैंने कुछ केमिकल स्पेस लिए और उसके साथ इसको इंटरेक्ट करवाया, क्योंकि यहाँ पर दो पॉजिटिव सेंटर बन गए, तो आओ नेगेटिव वालों को लाते हैं और इसको इंटरेक्ट करवाते हैं। कल हमने देखा कि आयोडाइड वगैरह जैसे लोग काफी बढ़िया रिएक्टिव स्पेसिस थे एज ए सॉफ्ट सेंटर, कल हमने देखा था, कल हम जब पढ़ रहे थे, तो आयोडाइड या सल्फर टाइप के लोग काफी बढ़िया एक्चुअली रिएक्टिव थे, एसआर टाइप के लोग, कहते हैं यहाँ पे एसआर लगा देता हूँ, काफी रिएक्टिव थे, काफी बढ़िया रिएक्टिविटी थी उनकी, कहा सॉफ्ट सेंटर के लिए। तो मैंने एक सॉफ्ट न्यूक्लियोफाइल चुन लिया पहले, एसआर माइनस, जो हमने कल देखा और खूब देखा है, सॉफ्ट हमने इस तरह का चुन लिया। फिर हमने बेसिकली एक चुना, इसको यहाँ लिख देते हैं एसआर माइनस को, यहाँ लिख देते हैं एसआर, बहुत बढ़िया कहानी पढ़ा रहा हूं मैं। फिर मैंने एक थोड़ा सा रिलेटिवली हार्ड बट उतना रिएक्टिव नहीं एक दूसरा चुना, दैट्स वाटर। एक और चुना मैंने, पानी चुन लिया। पानी नेचर बाय नेचर देखा जाए तो हार्ड है, बट उतना हार्ड तो नहीं है, क्योंकि उतना चार्ज नहीं है इसमें, बट स्मॉल साइज का है तो हार्ड की कैटेगरी में रखते हैं। तो हार्ड, ये मैंने एक सॉफ्ट चुना था, ये मैंने एक सॉफ्ट चुना, अगर इसको कहते हैं सॉफ्ट इलेक्ट्रॉन रिच स्पेसिस चली, एक हार्ड इलेक्ट्रॉन रिच स्पेसिस चुनी बट वीक चुनी, हार्ड बट वीक, क्या लिख देता हूं मैं, हार्ड बट वीक उतना स्ट्रॉन्ग नहीं है, बिकॉज़ चार्ज नहीं है उस पर, ये बात हम कल देख चुके हैं, रिएक्टिविटी उतनी स्ट्रॉन्ग नहीं है। मैंने एक ये चुना और मैंने कहा कि जाओ कुछ करके आओ, वहां पर प्लस है आप माइनस है, कुछ तो बताओ हमें करके। मैंने एक और स्पेसिस लिया और उसमें मैंने इसकी रिएक्टिविटी थोड़ी बढ़ा दी, मैंने OH ले लिया, मैंने कहा कि एक्चुअली कम रिएक्टिव है तो इसे थोड़ा ज्यादा रिएक्टिव ले लेते हैं, OH टाइप का। ये हार्ड एंड स्ट्रॉन्ग, ये वीक था, ये हार्ड एंड स्ट्रॉन्ग ले लिया मैंने, हार्ड एंड स्ट्रॉन्ग, हार्ड और स्ट्रॉन्ग ले लिया थोड़ा सा, क्योंकि चार्ज आ गया ना तो रिएक्टिविटी थोड़ी ज्यादा होगी, तो स्ट्रॉन्ग एक्चुअली रिएक्टिविटी है इसकी, हार्ड एंड वीक, वीक और हार्ड एंड स्ट्रॉन्ग, ये हार्ड एंड वीक कर दिया मैंने इसको, और ये हार्ड एंड स्ट्रॉन्ग कर दिया मैंने इसको। और फिर मैंने काम किया, इस ऊपर और चार्ज ठोसने की कोशिश की, भयंकर चार्ज ठोसने की कोशिश की, मतलब पेल पेल के चार्ज ठोसने की कोशिश की, और मैंने इसको बहुत ज्यादा हाईली रिएक्टिव टू स्ट्रॉन्ग बना दिया। मैंने क्या किया, मैंने कहा कि एक्चुअली आपको पता है नेगेटिव चार्ज पे जितने इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लगे होंगे वो डिस्टेबलाइज हो जाता है, और डिस्टेबलाइज होगा तो उसकी रिएक्टिविटी बढ़ जाती है, बहुत हाईली रिएक्टिव हो जाता है। तो मैंने क्या किया, इसको टर्सरी ब्यूटाइल ग्रुप से जोड़ते, मैंने कहा कि ये बहुत तगड़ा खतरनाक तरीके से रिएक्टिव है, उसको दे दिया, तो मतलब हार्ड नहीं दिया, ये तो हार्ड तो है ही, हार्ड तो है एंड टू स्ट्रॉन्ग दे दिया। मैंने कहा जी बहुत स्ट्रॉन्ग है, काफी स्ट्रॉन्ग खेल है।
और मैंने इन चारों से कहा कि जाओ तमाशा दिखाओ, जाओ डमरू बजाओ और तमाशा दिखाओ, खेल दिखाओ मुझे, कैसा खेल खेलोगे तुम लोग। ये गए पहले एक्चुअली, या इसको थोड़ा और इधर रखता क्या बेटर होता, बट यार कैसे रखूं, इसको ऐसे कैसे करते हैं, शायद ऐसे करते हैं क्या, करते तो है शायद, क्योंकि मुझे एक्चुअली क्या एमो डायग्राम बनाना है, तो मुझे उधर जगह चाहिए। वेरी गुड, बात तो कुछ बन जाएगी शायद एमो डायग्राम की, नहीं बनेगी तो थोड़ी और छोटी कर देता हूँ, बात तो बना ही लूंगा मैं एमो डायग्राम की, लिखूंगा तो नहीं दोबारा, इतनी तो है नहीं है मेरी। तो ये मैंने कुछ स्पेस ली और मैंने कहा जाओ रिएक्ट करो। मैंने इससे पूछा कि क्या इरादा है आपका, हाल कैसा है जनाब का, क्या इरादा है आपका, मैंने एसआर से पूछा है ना, एसआर से ही पूछा क्या इरादा है आपका, इनको दोबारा ही लिख देता हूं मैं, क्या इरादा है आपका। सबसे पहले मैंने एसआर से पूछा क्या इरादा है आपका, सॉफ्ट पे, कहा कि हमारा इरादा तो जनाब एकदम क्लियर है, हमको तो सॉफ्ट सेंटर ही आते हैं, तो सॉफ्ट दिखा दे हम निकल लेंगे। मैंने पानी से पूछा तुम्हारा क्या इरादा है भैया, कहता है नॉर्मली हार्ड सेंटर आते हैं पर मैं उतना हार्ड नहीं हूं, दोनों में काम चला लेता हूं, बट नॉर्मली मुझे हार्ड सेंटर चाहिए। तो बेसिकली ये हार्ड था और वीक था, और थोड़ा वीक था। मैंने इससे पूछा बताओ कहां जाओगे, तो आप कल की नॉलेज के बेस पे थोड़ा मुझे प्रेडिक्ट करके बताओ कि क्या होने के लिए जा रहा है। कल का जो ज्ञान मैंने आपको सिखाया उसके बेस पर यार इससे बेटर तो तमाशा किया मैं मिटा ही लेता यार, क्या मैं भी। मैंने OH माइनस लिया और मैंने कहा आप जाओ, ये हार्ड है और स्ट्रॉन्ग है, हार्ड है और स्ट्रॉन्ग है। मैंने ट्रस्टी ब्यूटैक्साइड लिया और मैंने कहा आप जाओ और आप कुछ करता दिखाओ, ये तो हार्ड है, टू हार्ड एंड टू स्ट्रॉन्ग, मतलब गजब ही रिएक्टिव है भाई, खतरनाक वाला है। मैंने कहा दिखाइए जमुके तमाशा। ये गया, कहा मुझे तो सॉफ्ट ही पसंद है, मैं हार्ड वार्डों में कभी कुछ खास इंटरेक्शन देखता नहीं, क्योंकि इसका जो सिग्मा स्टार है मेरे लिए वो बेस्ट है सॉफ्ट इंटरेक्शन के लिए। इसका जो सिग्मा स्टार CX है उससे मेरा बात मेल खाती है। इसका जो बेसिकली सिग्मा स्टार CH है, आपको पता उसका होगा सिग्मा स्टार CH, कहता है वो हार्ड सेंटर से मेरा मेल नहीं खाता, मैं इससे बहुत बढ़िया जमता हूं। तो मैं तो क्या करूंगा, मेरा जो पेयर है वो इधर डाल के आ जाऊंगा और ये रहा जी पेयर, और जैसे ये डलेगा 100% ये अगर सिग्मा स्टार में गया तो सिग्मा 1 टूटना है, सिग्मा 1 टूटेगा तो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हो जाएगी। दैट मींस एक्चुअली यहां एसआर आके जुड़ जाएगा, एक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हो गई है, तो ये एक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन प्रोसीड हो जाएगी, है ना। अरे यार ऐसा आके जुड़ गया तो कैसे रिएक्शन होगी, एक्चुअली एक आया जिसने दूसरे को भगा दिया तो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन प्रोड्यूस हो गई, हो गई सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, हो गई सब्स्टिट्यूशन, हो गई रिएक्शन। आप समझ गए होंगे मेरी बात, सिंपली सब्स्टिट्यूशन, न्यूक्लियर सब्स्टिट्यूशन बोलेगा क्या, इसको सब्स्टिट्यूशन मान के चलो, ये सब्स्टिट्यूशन प्रोसीड हो गई। ये गया अपना चंगा जी सॉफ्ट मिल गया, इसकी जिंदगी बन गई। मैंने इससे पूछा पानी से कि आप कहां जाओगे, क्या इरादा है आपका, आप बताओ अपना इरादा क्लियर करो, आपका आप कहां जाने वाले हो। पानी ने कहा देखो ये इससे तो मेरा मेल मिलाप बैठता नहीं है, क्योंकि यार ये सॉफ्ट सेंटर में हार्ड सेंटर तो ज्यादा मामला मेरा जमता नहीं है, और उस पे मेल मिलाप बैठने का मेरा उतना है नहीं, बिकॉज़ उस पर चार्ज बहुत कम है। हां वो हार्ड है पर वो उतना रिएक्टिव नहीं है कि मेरा मामला बन जाए, वो चार्ज बहुत कम वाला मामला है, तो मेरा मामला उतना बन नहीं पाएगा। इसीलिए मैं इंतजार करूंगा ये कुछ कर ले, और यही वजह है कि बहुत स्लो इस पे आगे जाएगी रिएक्शन। इनफैक्ट ऐसे मन से को जाने की थोड़ी बहुत गुंजाइश कार्पेटाइन के आगे देखेंगे, वो भी नहीं होगी, मतलब पानी बैठा रह जाएगा। सॉफ्ट इसको पसंद नहीं है, सॉफ्ट ऑर्बिटल ये चाहता नहीं, सिग्मा स्टार CX और हार्ड पे इसका चलता नहीं, उधर उसकी बस की नहीं, बिकॉज़ ये उतना रिएक्टिव नहीं है और वहां चार्ज कम है। और आपको पता है हार्ड इंटरेक्शन तो चार्ज से ही ड्राइव होते हैं, हार्ड इंटरेक्शन तो ड्राइव ही चार्ज से होते हैं दरअसल, वो तो चार्ज से ही ड्राइव होते हैं, तो वहां उसका बैठेगा नहीं, इसलिए कुछ खास नहीं करेगा। मैं OH से पूछा कि बताओ आप क्या करोगे, आप तो हार्ड हो, कहता है मैं हार्ड तो हूं लेकिन बेसिकली मेरी रिएक्टिविटी हाई है और ये एक्चुअली नीचे रहता है, ये एक्चुअली नीचे रहता है। आइए आप इस फोटो को समझने की कोशिश करो। अब ये डायग्राम आपको बहुत इंटरेस्टिंग बात सिखाएगा। दो ऑर्बिटल है मेरे पास, एक का नाम है सिग्मा स्टार CH, आप भली बात जानते हैं वो हमेशा ऊपर रहेगा, और दूसरा ऑर्बिटल है मेरे पास सिग्मा स्टार CX CBR, वो नीचे रहेगा। अब मैं इनसे मिल रहा हूं, इनसे पूछ रहा हूं कि क्या इरादे हैं आपके, यहां लिख देता हूं। एक है सिग्मा स्टार आपका CH और एक है सिग्मा स्टार आपका CX। मैंने सर्वप्रथम पूछा सल्फाइड से, सल्फाइड हायर डोनर है, आप जानते हैं वो सॉफ्ट सेंटर है और वहां ऑर्बिटल इंटरेक्शन बहुत मायने रखता है, तो वो सल्फाइड का कहीं यहां पर नॉन बॉन्डिंग था। मैंने सल्फाइड से पूछा कि बताओ क्या करोगे, यानी कि RS माइनस का कहता है ये नॉन बॉन्डिंग, मैं तो CX में डाल के आ जाऊंगा, मेरी जिंदगी बन गई। होमोल्यूमो गैप था मैं, और सॉफ्ट इंटरेक्शन में होमोल्यूमो गैप ही देखते हैं, कल हमने देखा था। हार्ड इंटरेक्शन में चार्ज डेंसिटी की चर्चा होती है, चार्ज की चर्चा होती है, रिएक्टिविटी की चर्चा होती है, कितना रिएक्टिव है, कितना चार्ज, अट्रैक्शन है, अट्रैक्शन की चर्चा होती है। यहां अट्रैक्शन की कोई जरूरत नहीं, यहां खेला हो गया, सॉफ्ट इंटरेक्शन था, होमोल्यूमो गैप एकदम मैच कर रहा है, जहां कुछ बढ़िया से चंगा सी लाइफ मत जानी, ये खेला करके आ गया। तो RS माइनस खेला कर गया, कहा कि मेरा तो काम हो गया भैया। मैंने पानी से पूछा कि भैया आप क्या करोगे, और कोर्स पानी की जो कहानी है वो कुछ ऐसी है कि मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है तो उसका होमो नीचे लाई करेगा, तो ऑफ कोर्स इसका होमो नीचे लाई करेगा, ये कहीं यहां लाई कर रहा होगा। तब ये है कि यहां से यहां इंटरेक्शन होने में कोई खास तकलीफ नहीं है। एक्चुअली इस वाले इंटरेक्शन की जो कहानी है वो हार्ड कहानी है, और हार्ड कहानी में गैप वैप करता नहीं है, हार्ड कहानी में गैप वैप इतना मैटर करता नहीं, हमने देखा था उतना गैप वैप मैटर करता नहीं, पर प्रॉब्लम ये है इसकी औकात ही नहीं है वहां तक जाने की, बिकॉज़ इस पर कोई चार्ज नहीं है और हाइड्रोजन पर वैसे ही कोई खास चार्ज नहीं है, तो ना ये कुछ कर पाएगा, ना H पे कोई बहुत ज्यादा चार्ज है, बहुत ज्यादा एसिडिक प्रोटॉन है नहीं, वो तो इंटरेक्शन ही नहीं हो पाएगा, क्योंकि वो चीज एक्चुअली हार्ड इंटरेक्शन वाली चीज एक्चुअली चार्ज डेंसिटी ड्राइव करती, या एक्चुअली इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन ही ड्राइव करता, जो यहां पर मामला बनेगा नहीं खेला। इसलिए पानी बैठा रहेगा, यहां ये जा नहीं सकता, क्योंकि इनसे इनका कुछ बनता नहीं है, बेसिकली इनसे इनका कुछ खास रास्ता नहीं है, कुछ खास रास्ता नहीं है, और रास्ता हो भी तो गैप काफी ज्यादा हो गया, तो गैप काफी ज्यादा होगा तो वैसे नहीं जा पाएगा। यहां ऑर्बिटल इंटरेक्शन में मतलब सॉफ्ट ले जाए तो होमोल्यूमो गैप की बात, और होमोल्यूमो गैप इसका काफी ज्यादा होगा बिकॉज़ नीचे, तो यहां ये खास नहीं पाएगा, बहुत बढ़िया बैठेगा नहीं, और वहां वो जा नहीं पा रहा है, इट मींस मामला बनेगा नहीं। इसीलिए हम कहेंगे कि ना बेसिकली पानी बैठा ही रहेगा, कुछ काम नहीं आएगा, इसकी कोई कहानी नहीं चलेगी। ठीक है, ये रिएक्ट कर गया, इसकी कहानी चली। मैं मिलने गया OH माइनस से, मैंने कहा आप कहां लाई करते हो, कहता मैं लाई तो वही करूंगा जहां वो करेगा, वाटर लाई करेगा, क्योंकि मैं भी ऑक्सीजन ही हूं, अगर एनर्जी में लिखा जाए माइनस को ऐसे कंसीडर ना करें तो ऑक्सीजन का लेवल तो वही होगा। अब मैंने इससे पूछा कि आप क्या करोगे, कहता है करूंगा तो मेरा पसंद तो मुझे वो है, प्यार तो मेरा वो है,
प्यार तो मेरा वो है मतलब H, लेकिन वहां जो हाइड्रोजन है वो उतनी एसिडिक नहीं है, उतना चार्ज नहीं है उस पे, इसीलिए एक्चुअली जाना तो वहां चाहता हूं, निकलेगा तो ये वहां के लिए, दरअसल मतलब मजाक में समझाओ, निकलेगा तो वहां के लिए, लेकिन नजदीक में इसको सुंदर मिल गया। और ये जो स्टोरी ड्राइव की एक्चुअली, ये इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन और ऑर्बिटल इंटरेक्शन दोनों ने मिलकर ड्राइव की। OH का सब्स्टिट्यूशन करना, OH का कार्बन सेंटर पे सब्स्टिट्यूशन करना बेसिकली कंबाइंड ड्रैगन फोर्स हो गया, ऑर्बिटल इंटरेक्शन एंड इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन, बेसिकली दोनों चीजों ने मिलकर इसको फेवर करवा दिया। पानी फेवर नहीं कर सका क्योंकि इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन नहीं था, इसमें दोनों थे। ये समझ लीजिए कमजोर सा आदमी सारा था, कमजोर सा था, है ना, कमजोर सा था, बुड्ढा से यहाँ तक पहुंचेगा नहीं, पहाड़ इसको भी ट्राई करना पड़ेगा, समान है, एनर्जेटिक है, चढ़ जाएगा। और एक्चुअली यहाँ चढ़ के यही यही मामला निकल लेगा इसका, ताकि हो गया मेरा, वहां जाऊंगा ही नहीं मैं। मतलब OH सिग्मा स्टार CX को ना चाहते हुए भी दिया आएगा, कि वो कंट्रोल नहीं रख पाएगा, बट जब मैं मिलूंगा इस कहानी से वो अलग बात है। प्लस एम जुड़ते ही थोड़ा ऊपर हो चुका होगा वो, यस, क्योंकि प्लस एम जुड़ते ही आपको पता है होमो ऊपर चले जाते हैं, वो ऊपर हो चुका होगा, खैर उससे कोई खास मतलब भी नहीं है, क्योंकि वो खतरनाक रिएक्टिव है, और वो जिसकी तलाश में निकला है बेसिकली उसी को पाके रहेगा। वो इतना रिएक्टिव है, वो कतई यहाँ नहीं ललचाएगा, और उस नहीं ललचाने की वजह एक्चुअली एक और है, और वो वजह ये है, ये एरिया खाली होता है दरअसल, यहाँ अटैक करना आसान है, ये एरिया एक्चुअली खाली नहीं है, बिकॉज यहाँ की हाइड्रोजन भी यहाँ पर होंगी, ब्रोमीन भी यहाँ पर है, इसीलिए एक्चुअली ये जो एरिया आपको दिखाई दे रहा है ये उतना वेकेंट एरिया नहीं है, और एक्चुअली ये बल्कि है, ये बल्कि है, इसलिए ये यहाँ तक नहीं पहुंच पाएगा, यहाँ तक आएगा नहीं, साइज में फिट नहीं होगा, इसीलिए ये कहेगा भैया हाइड्रोजन ही बेटर है, वही मुझको चाहिए, हार्ड है, हार्ड ही चाहिए। मन तो इसका भी करेगा, मन तो इसका भी करेगा कि यार यहाँ पे रुक जाए, कुछ तो है यहाँ मामला, कुछ तो है, बट वहां रुकने के लिए एक्चुअली इंटरेक्ट करने के लिए गैप नहीं, जगह भी तो चाहिए, जगह है नहीं, इधर हाइड्रोजन मोटी, इधर एक्चुअली ये वाली H मोटी, और ये H किसी को आने में तकलीफ पैदा करेगी, बड़े न्यूक्लियोफाइल को आने में तकलीफ पैदा करेगी। इस हाइड्रोजन को अगर मैं दूसरे कलर से बनाऊं तो पिंक तो यहाँ पे यूज हो गया, कौन सा, ये पीली हाइड्रोजन आपके सामने दिखाई दे रही है, ये पीली हाइड्रोजन तकलीफ पैदा करेगी, Br अपने आप में तकलीफ दे है, इसीलिए वो सिग्मा स्टार CX से इंटरेक्ट नहीं कर पाएगा, तो वो कहेगा भैया मैंने वहीं जाना है जहां मेरा रब बसता है, और एक्चुअली ये यहाँ अटैक मार के H+ को ले आएगा। जैसे ही H+ यहाँ से निकलेगा, कहानी का भी यहाँ तो सिंपल है, यहाँ तो बहुत सिंपल स्टोरी हुई, यहाँ तो बहुत सिंपल स्टोरी हुई भाई, इसमें तो बहुत सिंपल स्टोरी हुई भाई, इसने सब्स्टिट्यूट कर दिया भाई, कोई प्रॉब्लम नहीं हुई, कुछ भी नहीं प्रॉब्लम हुई थी, PHS- ने सब्स्टिट्यूट कर दिया, SR- ने सब्स्टिट्यूट कर दिया, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं हुई, तो नॉर्मल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हो गई थी, यस SR जुड़ गया, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हो गई, कोई प्रॉब्लम नहीं हुई, यहाँ कुछ हुआ ही नहीं, यहाँ भी सब्स्टिट्यूशन हो गया, यहाँ भी सब्स्टिट्यूशन हो गया, सिंपली OH ने यही मार दिया, OH ने यही अटैक मार दिया, यही अटैक मार दिया, तो यहाँ भी सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हो गई, इधर भी बेसिकली सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हो गई, OH यहाँ जुड़ गया। यहाँ ऐसा नहीं होगा, क्या होगा आइए उसको थोड़ा MOT के थ्रू मैं एक्सप्लेन करता हूं, एक्चुअली पूरी प्रोसीजर क्या होगा, आगे तक इसको ट्रांजिशन स्टेट समझेंगे हम लोग, पर एक्चुअल में पूरी प्रोसीजर क्या होगा मैं आपको समझा देता हूं। जैसे ये हाइड्रोजन पे टूट के पड़ेगा, जैसे ये वाला बेस हाइड्रोजन पे टूट के पड़ेगा, एक्चुअली ये सिग्मा स्टार में इलेक्ट्रॉन डालेगा, सिग्मा स्टार में जैसे इलेक्ट्रॉन डालेंगे ये सिग्मा टूटेगा, ये सिग्मा टूटेगा, ये सिग्मा टूटेगा, ये सिग्मा ऑर्बिट, और ये सिग्मा टूटेगा, तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो है वो इस कार्बन के पास आने लगेगी, और एक्चुअली इसका CX का जो स्टार है वो वही इंतजार कर रहा है, बैठा हुआ है कि यार कोई मुझसे मिले, और ये जो सिग्मा स्टार की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इस सिग्मा की जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी सिग्मा स्टार में आ जाएगी, और तब ये बेसिकली बाहर चला जाएगा, क्योंकि इसके स्टार में आ गया, अगर इसके स्टार में आया है तो उसको निकलना होगा, और एक्चुअली ये वाली चीज यहाँ आ जाएगी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, तो यहाँ पाई बॉन्ड आ जाएगा और ये बाहर चला जाएगा, और अगर यहाँ पाई बॉन्ड आके ये बाहर चला गया है तो ये वाली चीज दरअसल ये हो जाएगी, और इसे कहेंगे एलिमिनेशन रिएक्शन, बिकॉज यहाँ पर दोनों बाहर चले गए Hb और Xb, इस सच रिएक्शंस आर इसी रिएक्शंस बेसिकली कौन सी रिएक्शन हो जाएंगी, एलिमिनेशन रिएक्शन हो जाएंगी, एलिमिनेशन रिएक्शन हो जाएंगी, दरअसल ऐसी एलिमिनेशन रिएक्शन, ऐसी स्पेसिस जो इसको पसंद करती है या नहीं करती है पसंद, पर इससे इंटरेक्ट कर लेती है, वो सब्स्टिट्यूशन करेंगी, उन स्पेसिस को कहा जाएगा न्यूक्लियोफाइल्स, और ऐसी रिच स्पेसिस जो इस H को ले आएंगी, जिसका फोकस ये है, तो यहां इंटरेक्ट करेंगी, उन्हें कहा जाएगा बेस। इसका मतलब बेस वो जिनका इंटरेक्शन इससे होता हो। अगर इसके बारे में बोलूं तो ये प्यार है सबका, ये प्यार है इस किसी और का, इसके चाहते सब हैं, सब चाहते हैं इसको, मतलब लेकिन पहुंच नहीं पाते, वहां बैठता नहीं मामला, बैठता नहीं वहां पर मामला, इसीलिए जो यहां तक पहुंचते हैं तो इससे इंटरेक्ट करते हैं, बेसिकली वो हो गए बेस, और जो इससे इंटरेक्ट करते हैं वो हो गए न्यूक्लियोफाइल। दैट मींस यहां इसका जो बिहेवियर है वो कैसा है, जे न्यूक्लियोफाइल, यहां इसका बिहेवियर क्या हो गया, न्यूक्लियो, और इसको हम क्या बोलेंगे, बेस। Base. That means when electron with species interact with sigma star CH, it behaves as base H plus लेके आ रही है. When it interact with sigma star CX, it behaves as nucleophile. तो substitution करवा रही है और base eliminations करवाएंगे। कितने लोगों को ये पूरी कहानी समझ में आ गई, मेरी जबानी क्या हो रहा है और कैसे हो रहा है। याद रखना इस बात को ध्यान से समझना कि जो न्यूक्लियोफिलिसिटी है वो होमोल्यूमो गैप के बेस पे चली है, क्योंकि वहां गैप कम है इसलिए न्यूक्लियोफिलिसिटी ड्राई हुई है, तो न्यूक्लियोफिलिसिटी लेस एक्टिवेशन एनर्जी वाला प्रोसेस हो गया। किसी का न्यूक्लियोफाइल बनना मतलब लेस एक्टिवेशन एनर्जी वाले प्रोसेस में पार्टिसिपेट करना, और किसी का बेस बनना मतलब हायर एनर्जी वाले, बिकॉज़ सिग्मा स्टार CH ऊपर है, हायर वाले पे पार्टिसिपेट करना। तो उसी को अब हम करेक्ट करेंगे कल वाली कहानी से, काइनेटिकली कंट्रोल प्रॉपर्टी और थर्मोडायनेमिकली कंट्रोल प्रॉपर्टी, काइनेटिकली कंट्रोल प्रॉपर्टी और थर्मोडायनेमिकली कंट्रोल प्रॉपर्टी, उसी से हम उसको करेक्ट करने के लिए जा रहे हैं, काइनेटिकली कंट्रोल प्रॉपर्टी और थर्मोडायनेमिकली कंट्रोल प्रॉपर्टी। क्या आपको ये बात समझ में आ गई? मैं पानी लेके आता हूं, जाओ।
काइनेटिकली कंट्रोल प्रॉपर्टी और थर्मोडायनेमिकली कंट्रोल प्रॉपर्टी, उससे अपन इसको कनेक्ट करने का प्रयास करेंगे। चालू करें, खेला चालू करें। आओ अब हम बेसिसिटी वर्सेस न्यूक्लियोफिलिसिटी में आगे बढ़ते हैं। इसका मतलब मैंने एक रिएक्टिंग स्पीसीज लिया था इस तरह का, और उस रिएक्टिंग स्पीसीज में मैंने देखा कि वो केमिकल स्पीसीज जो एक्चुअली दिस सिग्मा स्टार सीएक्स के साथ, ऑफ कोर्स सिग्मा स्टार सीएक्स पढ़ा होगा, इस सिग्मा स्टार सीएक्स के साथ जो इंटरेक्ट कर रही है, इसके साथ जो इंटरेक्ट कर रही है उन्हें न्यूक्लियोफाइल बोला है मैंने। और वो केमिकल स्पीसीज जो इस सिग्मा स्टार सीएच के साथ इंटरेक्ट कर रही है, सिग्मा स्टार सीएच वो अलग बात है, छोटा ऑर्बिटल होगा, इसके साथ इंटरेक्ट कर रही है तो उसे बेस कहा जा रहा है। इट मींस अगर कोई भी इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज यहां अटैक कर रहा है, यहां इधर अटैक कर रहा है, इंटरेक्ट कर रहा है, तो वो न्यूक्लियोफाइल है। और अगर कोई भी इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज यहां अटैक कर रहा है तो वो बेस है। तो अगर हम इसको क्लासिफाई करें और ढंग से समझने का प्रयास करें तो हम कुछ ऐसा कह सकते हैं, विच इंटरेक्ट कौन है न्यूक्लियोफाइल्स, दो हिस्सों में बांट सकते हैं हम, दो हिस्सों में इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज को बांट सकते हैं, न्यूक्लियोफाइल और बेस कौन है न्यूक्लियोफाइल, क्या बोलेंगे न्यूक्लियोफाइल के बारे में, विच इंटरैक्ट विद सिग्मा स्टार सीएक्स, तो सिग्मा स्टार सीएक्स के साथ इंटरैक्ट करते हैं। और बेस कौन, विच इंटरैक्ट विद सिग्मा स्टार सीएच। बेस कौन, विच इंटरैक्ट विद सिग्मा स्टार सीएच, जो सिग्मा स्टार सीएच के साथ इंटरैक्ट करते हैं, दोज आर बेसिस। आपको बहुत बढ़िया से पता होना चाहिए, सिग्मा स्टार सीएच ऑफ कोर्स ऊपर रहेगा और सिग्मा स्टार सीएक्स ऑफ कोर्स नीचे रहेगा। दैट मींस ये जो होंगे वो इनसे इंटरैक्ट करने के लिए जा रहे हैं, और ये जो होंगे वो इनसे इंटरैक्ट करेंगे। अगर मैं इसको ऐसे दिखाना चाहूं, मान लीजिए इनकी इस ए की एनर्जी को यहां पे दिखाऊं, मान लो ए का नॉन बॉन्डिंग कहीं यहां है, ए माइनस का एनबीएम यहां है, तो ये जो इंटरेक्शन हुआ दैट्स कॉल्ड बेसिकली, ये हो गया न्यूक्लियोफिलिसिटी, और ये जो इंटरेक्शन हुआ दैट्स बेसिकली बेसिसिटी हो गया आपका। आपको पता है इसकी एक्टिवेशन एनर्जी कम होगी, ये न्यूक्लियोफिलिसिटी की एक्टिवेशन एनर्जी कम होगी, और ये बेसिसिटी की एक्टिवेशन एनर्जी एक्चुअली ज्यादा, ये गैप ज्यादा होगा, हमेशा सिग्मा स्टार के ऊपर है या हमेशा नीचे। इसीलिए हम कह सकते हैं कि बताओ इन दोनों में से फास्ट प्रोसेस कौन होगा। ऑफ कोर्स न्यूक्लियोफिलिक बिहेवियर फास्ट, किसी भी स्पीसीज का न्यूक्लियोफिलिक बिहेवियर फास्ट होगा लेस, एक्चुअली होमोल्यूमो गैप है यहां पर, आप कह सकते हैं लेस होमोल्यूमो गैप है। अगर मैं इसको और कहूं तो मैं कहूंगा लेस होमोल्यूमो गैप है, लेस होमोल्यूमो गैप है। और अगर लेस होमोल्यूमो गैप हुआ तो लेस एक्टिवेशन एनर्जी होगी, और अगर लेस एक्टिवेशन एनर्जी हुई तो हम बहुत अच्छे से कल सीख चुके हैं, ऐसे प्रोसेस जिनमें होमोल्यूमो गैप कम होता है, एक्टिवेशन एनर्जी कम होती है, वो फास्टर प्रोसेस होते हैं, रिलेटिवली फास्टर प्रोसेस होते हैं। और ऐसे प्रोसेस को काइनेटिकली कंट्रोल्ड पाथ, ऐसे पाथ को काइनेटिकली कंट्रोल्ड पाथ कहते हैं। दैट इज व्हाई न्यूक्लियोफिलिसिटी के बारे में अगर हम बात करेंगे, तो वो कैसी प्रॉपर्टी है, दैट इज काइनेटिकली कंट्रोल्ड प्रॉपर्टी। ये काइनेटिक पाथ हुआ ना, काइनेटिक कंट्रोल पाथ हुआ ना, तो इसीलिए इनको काइनेटिकली कंट्रोल्ड प्रॉपर्टी बोलेंगे। काइनेटिकली कंट्रोल्ड प्रॉपर्टी है न्यूक्लियोफिलिसिटी। अगर बेसिसिटी की बात करें, कोई आसानी से याद करो, थोड़ी देर पहले मैंने देखा आसानी से नहीं पहुंच पा रहे थे, लेकिन जो पहुंच पा रहे थे वो बढ़िया काम कर रहे थे, वो अच्छे प्रोडक्ट्स बना रहे थे। इसीलिए हम कहेंगे इनमें हायर होमोल्यूमो गैप होगा, हाई होमोल्यूमो गैप होगा, और हाई होमोल्यूमो गैप से क्या होने जा रहा है, अगर होमोल्यूमो गैप हाई होने से क्या होने जा रहा है, एक्टिवेशन एनर्जी हाई होने जा रही है। और अगर एक्टिवेशन एनर्जी हाई होगी तो क्या होगा, वो रिलेटिवली आपके न्यूक्लियोफिलिसिटी से स्लो प्रोसेस हो गए। ऐसे केसेस में हम उनको कह सकते हैं वो थर्मोडायनेमिकली पाथ है, कंट्रोल्ड पाथ है। और दैट इज व्हाई हम आसानी से कह सकते हैं, कि बेसिकली ये कौन सी प्रॉपर्टी होगी, थर्मोडायनेमिकली कंट्रोल्ड प्रॉपर्टी, थर्मोडायनेमिकली कंट्रोल्ड प्रॉपर्टी हो गई, और आपको पता है ये थर्मोडायनेमिक पाथ जो होते हैं वो फेवर्स होंगे हाई टेम्परेचर पर। बताओ कौन सी रिएक्शन दिखाएंगे, कौन बेसिक होगा तो क्या दिखाएगा, एलिमिनेशन कराएगा, ये एलिमिनेशन कराएगा। और बताओ अगर ये न्यूक्लियोफाइल बनेगा तो क्या कराएगा, सब्स्टिट्यूशन कराएगा। इसीलिए ये चीज आगे जाके बड़ी हो जाएगी कि ये फेवर होगी, फेवर्स एट लो टेम्परेचर पर फेवर होगी, एंड दिस फेवर्स एट हाई टेम्परेचर, इट फेवर्स एट हाई टेम्परेचर, और ये हाई टेम्परेचर पर फेवर होगी। यही बात आगे जाके काफी बड़ी बात कर जाएगी कि एलिमिनेशन नॉर्मली प्रिडोमिनेंट करते हैं एट हाई टेम्परेचर। हाई टेम्परेचर पर एलिमिनेशन के प्रोडक्ट ज्यादा मिलेंगे आपको, और लो टेम्परेचर पर एक्चुअली आपको सब्स्टिट्यूशन के प्रोडक्ट ज्यादा मिलने के लिए जा रहे हैं। कितने लोग इस बात को कनेक्ट कर गए कि व्हाट इज न्यूक्लियोफिलिसिटी एंड बेसिसिटी, हाउ वी करेक्ट विद दिस। इस पूरी कहानी को हमने कैसे करेक्ट किया, याद रखना बेसिसिटी की कहानी में नॉर्मली स्ट्रॉन्गर और हार्डर इंटरेक्शंस है, वहां होमोल्यूमो गैप की उतनी परवाह मत करना। एक बार क्रॉस कर गए तो कर गए, दैट्स इट, गेम ओवर हो गया है। तो बेसिसिटी में होमोल्यूमो गैप अब देखेंगे ही नहीं हम लोग, क्योंकि बेसिसिटी तो वैसे भी हाई एक्टिवेशन एनर्जी का प्रोसेस है, वहां होमोल्यूमो गैप देखने के लिए जा ही नहीं रहे, वो प्रेडोमिनेंटली होमोल्यूमो इंटरेक्शन से जा ही नहीं रहा है। बेसिकली वो हार्डर इंटरेक्शंस की स्टोरी थी, बहुत हार्डर ही वहां तक पहुंच पाए थे, वो हार्ड इंटरेक्शंस की स्टोरी थी। न्यूक्लियोफिलिसिटी बेसिकली सॉफ्ट इंटरेक्शंस की स्टोरी थी। इसलिए जब आगे जाके आप बेसिसिटी कंपेयर करोगे तब आप वहां पर इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शंस की, इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरेक्शंस की, चार्ज इंटरेक्शंस की, चार्ज डेंसिटीज की बात करोगे। जब न्यूक्लियोसिटी कंपैरिजन करोगे तो एक्चुअली यहां पर कहानी सॉफ्ट इंटरेक्शंस की है, सॉफ्ट सेंटर पर अटैक हो रहा है, इसलिए वहां आप होमोल्यूमो गैप की चर्चा करोगे और कंपैरिजन करते वक्त होमोल्यूमो गैप को ही दिमाग में रखोगे। आपको समझ में आया या नहीं आया, पहले बताइए मुझे ये सारी की सारी स्टोरी, फिर मैं आगे बढ़ूंगा। आप क्या देखोगे, यहाँ क्या देखोगे, आप जब न्यूक्लियोसिटी आप कंपैरिजन करोगे, जब न्यूक्लियोसिटी कंपैरिजन करोगे तो क्या देखोगे, यहाँ क्योंकि सारी स्टोरी बेसिकली, यहाँ जो सारी स्टोरी है बेसिकली वो होमोल्यूमो के बेसिस पे ही चल रही है, इसलिए यहाँ होमोल्यूम जब भी आप कंपैरिजन करोगे
जब भी आप कंपैरिजन करोगे न्यूक्लियोफिलिसिटी वर्सेस बेसिसिटी, न्यूक्लियोफाइल्स के बीच में कंपैरिजन और बेसिस के बीच में कंपैरिजन, जब भी आप न्यूक्लियोफिलिसिटी कंपेयर करने के लिए जाओगे, न्यूक्लियोफिलिसिटी, तब आप बिल्कुल इस बात को कंसीडर करोगे वहां पर होमो-ल्यूमो गैप की क्या स्टोरी है ना? एक्चुअली प्रेडोमिनेंटली ऑर्बिटल इंटरेक्शन से, एक्चुअली प्रेडोमिनेंटली ऑर्बिटल इंटरेक्शन की बात करोगे, प्रेडोमिनेंटली ऑर्बिटल इंटरेक्शंस की बात करोगे, और ऑर्बिटल इंटरेक्शंस की बात करोगे तो वहां आपके लिए इंपॉर्टेंट चीज हो जाएगी होमो-ल्यूमो गैप। होमो-ल्यूमो गैप आपके लिए कंसीडरेशन हो जाएगा, उसको आपको कंसीडर करना पड़ेगा। और जब भी आप बेसिसिटी कंपैरिजन पे चर्चा करोगे तो बेसिकली प्रेडोमिनेंटली चार्ज इंटरेक्शंस है, ये चार्ज इंटरेक्शंस की स्टोरी है। अरे आजा भाई, अरे आजा, ठीक यार, बीच में आके क्यों रुक जा रही है? इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरेक्शंस की स्टोरी है, इसीलिए यहां रिएक्टिविटी बहुत चर्चा में होगी। रिएक्टिविटी यानी कि स्टेबिलिटी एंड चार्ज डेंसिटी, स्टेबिलिटी एंड चार्ज डेंसिटी, कितना चार्ज है, ज्यादा है, कितना स्टेबल है, अनस्टेबल है, वो चर्चा का विषय होगा। इसीलिए आप और अगर सिंप्लीफाइड फर्दर करना चाहें तो हम कह सकते हैं न्यूक्लियोफिलिसिटी काइनेटिकली कंट्रोल प्रॉपर्टी है। अगर काइनेटिकली कंट्रोल प्रॉपर्टी है तो बताओ बेटर न्यूक्लियोफाइल कौन होंगे? फास्टर कौन रिएक्ट करेंगे? जिनका लेस ईए होगा, मतलब लेस होमोल्यूमो गैप होगा, मतलब इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगी ये होमोल्यूमो एनर्जी गैप के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगी। माय गुडनेस, ये बहुत काम की चीज है ब्रो, इसको हम काफी यूटिलाइज करेंगे आज। और अगर यहां बात करें तो सीधा खेल चार्ज का है, चार्ज ज्यादा स्टेबिलिटी कम, रिएक्टिविटी ज्यादा, सिंपल गेम है। बेसिसिटी आप पढ़ के भी आए हैं पीछे एसिडिटी में, अब बेसिसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी चार्ज डेंसिटी के, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगी आपकी स्टेबिलिटी के, और स्टेबिलिटी के सारे फैक्टर 50 बार कंपेयर कर चुके हैं, फिर से एक और बार कंपेयर करने की मेरी कोई इच्छा नहीं है, कतई इच्छा नहीं है। क्या आपको समझ में आया? OH बेस नहीं है ऐसा मैंने नहीं कहा मोहन, मैंने तो ऐसा नहीं कहा वहां वो बिहेव कर रहा है न्यूक्लियोफाइल की तरह, मैंने ऐसा नहीं कहा कि OH बेस नहीं है, ऐसा तो मैं कभी कहता भी नहीं OH बेस नहीं है, वहां वो ऐसे न्यूक्लियोफाइल बिहेव किया। ये तो तेरी गलतफहमी है कि OH बेस नहीं है, मैंने ऐसा कहा ही नहीं, इस प्रकार का मैं कोई दावा करता ही नहीं। बेस तो सारे जितने भी चार्ज स्पेसिस, इलेक्ट्रॉन स्पेसिस सब बेस ही है, इलेक्ट्रॉन स्पेसिस सब बेस ही है। लोन पेयर नेगेटिव चार्ज है तो बेस नहीं है, मैंने तो ऐसा कहा ही नहीं को बेस नहीं है, इस प्रकार का तो मैं दावा करता ही नहीं हूं कि बेस नहीं है, बात भी नहीं करता उस प्रकार की। क्या आपको बात समझ में आ गई? तो मैंने समझाना चाहा, बात समझ में आ गई। अब मैं न्यूक्लियोसिटी वर्सेस बेसिसिटी के कंपैरिजन स्टार्ट करूंगा, वर्सेस के न्यूक्लियोसिटी कंपैरिजन और बेसिसिटी कंपैरिजन, और उनमें आपस में पैरेलल ड्रॉ करूंगा, कोई आता है कि नहीं आता है, ये दो कांसेप्ट आपको दिमाग में बिठा के रखने। सबसे मैं कंपैरिजन करूंगा, आपके माथे में ये चलते रहने चाहिए, आपके दिमाग में आपके माथे में चलते रहने चाहिए, आपके दिमाग में आपके माथे पे ये चलते रहने चाहिए, ये चलते रहने चाहिए, आपके दिमाग में ये सब चीजें जो मैं बोल रहा हूं चलती रहनी चाहिए। चालू करें? कंपैरिजन ऑफ न्यूक्लियोफिलिसिटी बहुत काम का टॉपिक है। कंपैरिजन ऑफ न्यूक्लियोफिलिसिटी वर्सेस बेसिसिटी, दोनों में कुछ संबंध भी ढूंढने का प्रयास करेंगे। इस कंपैरिजन को करने से पहले मैं सारी इलेक्ट्रॉन रिच स्पेसिस, जो भी इलेक्ट्रॉन, सारी कहानी इलेक्ट्रॉन रिच स्पेसिस की चल रही है, सारी स्टोरी इलेक्ट्रॉन रिच स्पेसिस की चल रही है। वही बेस बनेंगे जिनके पास होमो है, और वही न्यूक्लियोफाइल बनेंगे। तो जितने भी इलेक्ट्रॉन रिच स्पेसिस हैं मैं उनको पहले तो इसमें बाइफरकेट कर लेता हूं, सो दैट मेरे लिए ये कंपैरिजन ड्रॉ करना आसान हो जाए। मैंने पूरी इलेक्ट्रॉन रिच स्पेसिस को दो हिस्सों में बांट लिया। पहला, व्हेन होमो डोनर साइट्स आर सेम, और व्हेन होमो डोनर साइट्स आर डिफरेंट। दो केसेस कर लिए। व्हेन होमो डोनर साइट्स, जो भी होमो डोनर साइट्स हैं, आर सेम, मतलब या तो सब ऑक्सीजन से डोनेट कर रहे होंगे, ओ डोनर होंगे, या सब एन डोनर होंगे, या सब सी डोनर होंगे, या सब बेसिकली एस डोनर होंगे, या और भी जो भी एलिमेंट एक ही एलिमेंट से डोनेट कर रहे हैं अगर सारे। और दूसरा केस लिखा मैंने, व्हेन होमो डोनर साइट्स आर डिफरेंट, होमो डोनर साइट्स आर डिफरेंट, अगर ये अलग है। एग्जांपल के तौर पे मैं इसको शुरू कर रहा हूं, एग्जांपल के तौर पे जैसे मान लीजिए मैं कंपैरिजन करूं OH का OR से, का OPH से, का OTS से, मान लीजिए मैंने ये कंपैरिजन किया, इस टाइप का कंपैरिजन कर लिया। इसमें सारी डोनर साइट सेम है, कंपैरिजन बाद में करेंगे, अभी मैं बता रहा हूं इसमें सारी डोनर साइट आपकी सेम है। या मैं कंपैरिजन करूं यहां पे इस तरफ आओ, या मैं कंपैरिजन करूं कि अलग-अलग डोनर साइट्स हो। एग्जांपल जैसे यहां कंपैरिजन करो अलग-अलग डोनर साइट जैसे मान लो CH3- का कंपैरिजन करना है मुझे NH2- के साथ, और NH2- का कंपैरिजन करना है OH के साथ, और OH का कंपैरिजन करना है मुझे मान लो F के साथ। इस टाइप के कंपैरिजंस हैं। या फिर मुझे फ्लोराइड, क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड में कंपैरिजन करना है। इस टाइप के जो कंपैरिजंस होंगे, इन कंपैरिजंस को हम अलग तरह से डील करने वाले हैं। इनको कैसे कंपेयर करें, और इस टाइप के कंपैरिजंस को हम अलग तरह से डील करने वाले हैं, जिनमें डोनर साइट सेम है, एक ही टाइप की डोनर साइट्स हैं। जैसे और ले लें, मान लीजिए कंपैरिजन अपन को करना पड़े जी OCH3 का कंपैरिजन, मान लीजिए हमने किया OCH2CH3 के कंपैरिजन से, मान लीजिए हमने किया आइसोप्रोपाइल वाले से, मान लीजिए हमने किया टर्सरी ब्यूटॉक्साइड वाले से। इनके कंपैरिजन हमें ड्रॉ करने हैं। तो इनके कंपैरिजन हम लोग कैसे ड्रॉ करेंगे बेसिकली,
है ना, एक दो। इस टाइप के कंपैरिजन कैसे करेंगे और उस टाइप के कंपैरिजन कैसे करेंगे, आइए इसको चर्चा शुरू करते हैं। पहले लेते हैं हम डोनर साइड डिफरेंट ले लेते हैं, फिर डोनर साइड सेम लेके कर लेंगे। फर्स्ट केस लेते हैं डोनर साइड्स आर डिफरेंट, उसके भी कई सारे केसेस बनेंगे। पहला अपन केस लेते हैं डोनर साइड्स आर डिफरेंट, उसके भी कई सारे केस बन सकते हैं। तो फर्स्ट केस लिया व्हेन डोनर साइड्स आर डिफरेंट। अब देखो कंपैरिजन जब होगा तो गधे गधे घोड़े घोड़े कुत्ते कुत्ते में होगा। दोनों साइड अलग होगी, मतलब या तो ग्रुप में कंपैरिजन कराएगा, पीरियड में कंपैरिजन कराएगा, कभी-कभी पीरियड ग्रुप भी आपस में कंपैरिजन कराएगा। लास्ट में सीख जाएंगे हम, वो जब मोस्ट डिफिकल्ट केसेस है वो लास्ट में सीख जाएंगे। अभी हम सिंपलीफाइड केसेस कर लेते हैं, अलोंग द पीरियड कंपैरिजन कर लेते हैं या इन द ग्रुप कंपैरिजन कर लेते हैं। तो पहला केस अपन लेके चल रहे हैं, फर्स्ट केस व्हेन होमो डोनर साइड्स आर डिफरेंट, ठीक है। पहला केस लेके चल रहे हैं व्हेन होमो डोनर साइड्स आर डिफरेंट, वही चल रहा है, न्यूक्लियोसिटी प्लस डेंसिटी चल रहा है व्हेन होमो डोनर साइड्स आर डिफरेंट। पहला केस ले रहे हैं, केस 1 कह देता हूं मैं इसको, व्हेन होमो डोनर साइड्स आर, होमो डोनर साइड्स आर डिफरेंट। अगर होमो डोनर साइड्स डिफरेंट है, उसका भी पहला केस ले रहा हूं, ये वाला जो चीज ली है इसका भी मैं पहला केस ले रहा हूं। इसका फर्स्ट केस में ले रहा हूं, दैट फर्स्ट केस इज बेसिकली कंपैरिजन अलोंग ए पीरियड, अलोंग ए पीरियड, है ना, कंपैरिजन अलोंग अ पीरियड, अलोंग अ पीरियड, एक पीरियड के अलोंग कंपैरिजन कर रहा हूं। दिस इज द फर्स्ट केस कह सकता हूं उसको मैं, जो लेके चल रहा हूं। पीरियड के अलोंग कंपैरिजन मतलब मेरे को कंपैरिजन करना है किस किस के बीच में, CH3 माइनस ले लिया, फिर उसका NH2 से ले लिया, इसका OH से ले लिया, इसका फ्लोरीन से ले लिया, इनका कंपैरिजन करना है। ये वाले कंपैरिजन मेरे को करने हैं, ये कंपैरिजन मेरे को करना है। आइए कंपैरिजन करते वक्त हमारे बेसिक फंडामेंटल कांसेप्ट पे लौटते हैं, न्यूक्लियोफिलिसिटी और बेसिसिटी लौट जाते हैं। अगर हम न्यूक्लियोफिलिसिटी कंपेयर कर रहे हैं तो हमारे दिमाग में जो बात चलनी चाहिए वो मैं बता चुका हूं आपको। अगर हम न्यूक्लियोफिलिसिटी कंपैरिजन कर रहे हैं तो हमारे दिमाग में क्या चलना चाहिए बताइए, आपको पता है क्या चलना चाहिए। अगर बेसिसिटी कंपेयर कर रहे हैं तो हमारे दिमाग में क्या चलना चाहिए, वो भी आपको पता है क्या चलना चाहिए। इसमें तो सिंपली चार्ट डेंसिटी या और आसान बोले तो स्टेबिलिटी में चलना चाहिए अपना दिमाग, और इसमें होमोल्यूमो गैप में चलना चाहिए। न्यूक्लियोफिलिसिटी में डालना सबको सिग्मा स्टार CX में है, यहां मैंने सिग्मा स्टार CH बना दिया, यहां मैंने सिग्मा स्टार CX बना दिया, ठीक है। इस केस में ये यहां इंटरेक्ट करेंगे, इस केस में ये यहां सॉरी CX, इस केस में यहां इंटरेक्ट करेंगे। आइए अगर इनकी बात करें कार्बन नाइट्रोजन ऑक्सीजन फ्लोरीन की, इन सबके पास होमोज होंगे, आपको अच्छे से पता है। ये सब 2p होमोज है, सब 2p डोनर है, ये सारे 2p डोनर है, आप जानते हैं इस बात को अच्छे से। सब सेकंड पीरियड के लोग हैं, एक ही पीरियड के लोग हैं, बट स्टिल इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंट है। अगर इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंट है तो ऑफ कोर्स इनके होमो की एनर्जी भी डिफरेंट होगी, और हम जानते हैं कि होमो की जो एनर्जी है वो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। अगर ऐसा है तो हम ये कह सकते हैं कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा तो होमो नीचे होगा, दैट मींस सबसे ऊपर होमो होगा कार्बन का, उसके बाद होमो होगा आपका नाइट्रोजन का, उसके बाद होमो होगा ऑक्सीजन का, और उसके बाद होमो होगा फ्लोरीन का। कोई कहने वाली बात नहीं। और अगर ऐसा हुआ, अगर ऐसा हो, इसको और यहां लिख देते हैं, कार्बन नाइट्रोजन ऑक्सीजन फ्लोरीन, ये C, ये N, ये O और ये F, है ना, और नीचे कर देते हैं ये F होगा आपका। अगर ऐसा हुआ तो आप जानते हैं कि इस कहानी में तो होमोल्यूमो गैप ही काम की बात है। दैट मींस क्योंकि ये वाला गैप सबसे कम है, ये वाला गैप ये सबसे बढ़िया न्यूक्लियोफाइल होगा, सबसे फास्टेस्ट जाएगा। इसकी तो ये पार्टिकल कंट्रोल है, फास्ट से ही मतलब रेट से ही इनको पहचानी जाएगी इसकी कहानी को। काइनेटिकली कंट्रोल मतलब काइनेटिक्स रेट की स्टोरी, और इसका गैप ज्यादा और इसका गैप सबसे ज्यादा होगा। अगर ऐसा हुआ तो हम जानते हैं होमोल्यूमो गैप ज्यादा, न्यूक्लियोसिटी कम होगी। और अगर ऐसा होता है तो न्यूक्लियोसिटी का सीक्वेंस आएगा दरअसल CH3 माइनस ज्यादा न्यूक्लियोफाइल होगा NH2 से, दैट स्ट्रॉन्गर, वो स्ट्रॉन्गर होगा OH से, और वो स्ट्रॉन्गर होगा F से। एब्सोल्युटली करेक्ट ये होगा। बेसिसिटी में सब देखना ही नहीं, रायता होमोल्यूमो गैप तेल, कई लोग यहां भी गैप बनाएंगे, जरूरत नहीं है गैप बनाने की, ये सिंपली स्टेबिलिटी चेक कर लो। और आप जानते हो जितना स्टेबल होगा वो उतना वीक बेस होगा, तभी तो उसका कॉन्जुगेट स्ट्रॉन्ग एसिड होता है। सिंपली स्टेबिलिटी से चेक कर लो। यहां सिंपली होमोल्यूमो गैप से चेक करते हैं, यहां सिंपली होमोल्यूमो गैप से चेक करते हैं, सिंपली होमोल्यूमो गैप से चेक करते हैं कि न्यूक्लियोफिलिसिटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल होमोल्यूमो गैप, होमोल्यूमो गैप, सिंपल स्टोरीज, आसान कहानियां हैं। चलिए कंपैरिजन कर लेते हैं। अगर हम स्टेबिलिटी की बात करें तो हमें पता है कि मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, अगर साइज लगभग सेम हो, साइज ऑलमोस्ट सेम पड़ चुके, साइज अगर ऑलमोस्ट सेम हो तो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट पर चार्ज ज्यादा स्टेबल होगा, दैट मींस स्टेबिलिटी इसकी ज्यादा होगी तो बेसिसिटी इसकी सबसे कम होगी, तो बेसिसिटी का सीक्वेंस विल बी CH3 माइनस, वाओ, फिर NH2 माइनस, then it will be OH minus and that will be F minus। और अगर ऐसा है तो आपको समझ में आएगा कि जो बेसिसिटी कह रही है, जो बेसिसिटी बात कह रही है वही बात न्यूक्लियोफिलिसिटी भी कह रही है। दैट मींस ये पैरेलल ड्रॉ हो गया दोनों के बीच। इसका मतलब अगर आप एक पीरियड में कंपैरिजन करते हो तो बेसिसिटी और न्यूक्लियोफिलिसिटी दोनों एक दूसरे के पैरेलल ड्रॉ होती है, दोनों का सीक्वेंस सेम ही आता है। तो हम इसको ऐसे कंक्लूड कर सकते हैं कि बेसिसिटी इज पैरेलल टू न्यूक्लियोफिलिसिटी, या न्यूक्लियोफिलिसिटी इज पैरेलल टू बेसिसिटी, टू बेसिसिटी। न्यूक्लियोफिलिसिटी है वो बेसिसिटी के पैरेलल है। न्यूक्लियोफिलिसिटी, एक तो बहुत लंबा स्पेलिंग है इसकी यार, न्यूक्लियोफिलिसिटी इज बेसिकली पैरेलल टू बेसिसिटी हो गई इन ए पीरियड, इन ए पीरियड, सॉरी अलोंग द पीरियड, अलोंग द पीरियड। गॉट माय पॉइंट। इसका मतलब किसी पीरियड में जो स्ट्रॉन्गर न्यूक्लियोफाइल है नॉर्मली वो स्ट्रॉन्गर बेस भी होगा, जनरली वो स्ट्रॉन्गर बेस भी होगा, या जो स्ट्रॉन्गर बेस है जनरली वो स्ट्रॉन्गर न्यूक्लियोफाइल भी होने वाला है। ये एक सिंपल सी स्टोरी, हमने कंपैरिजन किया, एग्जांपल्स में हम लोग आ जाते हैं, और एग्जांपल आप कंपैरिजन करना जानते ही हैं। अगर मैं इसमें सिंपल एग्जांपल बोलूं आपसे पूछूं कि बताओ कि SPH न्यूक्लियोसिटी कंपेयर करो, बेसिसिटी की तो मैं कराऊंगा ही नहीं, बिकॉज़ बेसिसिटी तो हो ही गई है वहां, इतना ना कंपैरिजन हो गया, बेसिसिटी का तो चैप्टर ही हो गया था। तो कंपेयर न्यूक्लियोसिटी की बात आएगी, और सिंपली कंपेयर न्यूक्लियोसिटी में पहला एग्जांपल आपको दे रहा हूं, कंपेयर करो SPH और क्लोराइड की बेसिसिटी, सॉरी न्यूक्लियोसिटी। दूसरा एग्जांपल दे रहा हूं, कंपेयर करो SPH के अलावा तो क्या ही एग्जांपल होगा, हाँ यही एग्जांपल ठीक है। चलो इसे नीचे का भी ले लेते हैं ना, ER और ब्रोमाइड की बेसिसिटी कंपेयर करो। AB, ये A है, ये B है,
न्यूक्लियोफिलिसिटी कंपेयर। बहुत सिंपल है, लेफ्ट से राइट जाएंगे, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ेगी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ेगी तो चार्ज ज्यादा स्टेबलाइज होगा, चार्ज ज्यादा स्टेबलाइज होगा तो बेसिकली सॉरी क्या होता है, होमोल्यूमो क्या पड़ेगा, होमोल्यूमो क्या पड़ेगा तो न्यूक्लियोसिटी बेसिकली घटेगी। लेफ्ट से राइट जाने पर न्यूक्लियोसिटी घट रही थी एसपीएच विल बी अ बेटर न्यूक्लियोफाइल than chloride और ACR minus will be a better nucleophile than bromide. Than bromide means ये better nucleophile होगा, ये भी better nucleophile होगा। मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा पहला केस आपको। तो आप along the period जब बात करेंगे, along the period जब बात करेंगे तो कॉन्सेप्ट भी बना लेंगे हम। यहाँ कह देते हैं along the period अगर हम बात करें यहाँ से along the period, अगर हम period के along बात करने जा रहे हैं, along the period बात करने जा रहे हैं तो कहानी कुछ ऐसी निकली है, along the period कुछ ऐसी निकली है कि न्यूक्लियोफिलिसिटी जो है तो अलोंग द पीरियड के अलोंग जाने पर इस तरफ जब आप जाएंगे तो न्यूक्लियोफिलिसिटी डिक्रीज होने जा रही है। वेरी गुड, गॉट इट। अरे भाई कुछ बोल तो दो, हाँ ना कुछ तो बोला करो भाई, कुछ तो कह दो, यस नो गॉट इट और नॉट गॉट इट और फलाना के ढिमकाना, कुछ तो कह दो भाई। वो ना भी इतना जल्दी कंक्लूड करना आसान नहीं है कि ओएच बेस नहीं, ओएच ने वहां बेस बिहेव नहीं किया, मैंने ये कहा ओएच खूब बेस है भाई। इनफैक्ट पीरियड में तो बेसिटी और न्यूक्लियोसिटी लगभग एक जैसी ही है। अभी तो हमें आगे समझना पड़ेगा कि कब कौन क्या बिहेव करेगा, वही तो समझना है, वही तो स्टोरी आगे देखनी पड़ेगी हमें रिएक्शंस में। अभी तो एक एक करके छोटी छोटी इमारत खड़ी कर रहे हैं, फिर बिल्डिंग बनाएंगे, बड़ा मतलब छोटे छोटे दीवारें खड़ी कर रहे हैं, फिर इमारत बनाएंगे, बिल्डिंग बनाएंगे। चलिए दूसरा केस लेते हैं, सेकंड केस बेसिकली कंपैरिजन करते हैं। अरे यार सेकंड केस लेते हैं, कंपैरिजन करते हैं इन ए ग्रुप। दूसरा केस लेते हैं, कंपैरिजन करते हैं इन ए ग्रुप। केस नंबर 2, कंपैरिजन इन ए ग्रुप। एक ग्रुप में कंपैरिजन करने का सोचते हैं, मतलब इस बार जिन चीजों को हम कंपेयर करने जा रहे हैं वो ग्रुप वाली चीजें होंगी। बेस्ट है ग्रुप में कंपैरिजन का दुनिया में, एफसीएल ले लो, एफसीएल, पीआर और आई, ये ले लीजिए। आप पहले इनके डोनर ले लो, कहां के डोनर है बताइए आपको। एफ जो डोनर है दैट इज 2p का डोनर, ये 3p का डोनर है, ये 4p का और ये 5p का डोनर है। कंपैरिजन करो, आओ कंपेयर करते हैं बेसिसिटी वर्सेस न्यूक्लियोफिलिसिटी में। न्यूक्लियोसिटी ये गैप करती है, फलाना आओ नीचे आते हैं, कंपैरिजन में नीचे आते हैं। आपको पता है, बहुत बेहतर तरीके से पता है आपको कि जो 2p डोनर होगा वो सबसे नीचे होगा, दैट मींस फ्लोराइड कहीं यहां रहेंगे, क्लोराइड इनके ऊपर रहेंगे, ब्रोमाइड उनके ऊपर होंगे और आयोडाइड सबके ऊपर होंगे। अगर ऐसा केस होगा होमोल्यूमो केस के बेसिस पे तो गला भी बता देगा कि बताओ इसमें कौन बेटर न्यूक्लियोफाइल है, जिसका होमोल्यूमो सबसे कम है, आयोडाइड इज द बेस्ट न्यूक्लियोफाइल, दैट इज व्हाई द सीक्वेंस विल बी आई इज पीआर इज सीएल इज एफ। माय गुडनेस, ये आपका सीक्वेंस हो गया। और अगर ये आपका सीक्वेंस है तो न्यूक्लियोसिटी का सीक्वेंस आप ड्रॉ कर चुके हो। स्टेबिलिटी की जहां तक बात है, आप जानते हैं ऊपर से नीचे जाने पर साइज बढ़ती है और साइज बढ़ेगी तो स्टेबिलिटी बढ़ती है, चार्ज डिफ्यूज हो जाएगा। आपको पता है जब आप इधर से उधर जाते हैं, जब आप FCl Br और से I की तरफ जाते हैं तो इधर जाने पर साइज इंक्रीज होती है, और अगर साइज बढ़ेगी तो आपको पता है स्टेबिलिटी भी बढ़ती है, और अगर स्टेबिलिटी बढ़ेगी तो जनाब बेसिसिटी घट जाएंगी, और अगर बेसिसिटी घट जाएंगी तो खेला पलट जाएगा। अगर बेसिसिटी की चर्चा करें यहाँ पे तो आयोडाइड से ज्यादा बेसिक ब्रोमाइड होगा, से ज्यादा बेसिक क्लोराइड होगा और सबसे ज्यादा फ्लोराइड। यही तो वजह है कि आयोडाइड का जो कंजुगेट एसिड है वो स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड होता है। और अगर ऐसा हुआ सीक्वेंस पलटा तो न्यूक्लियोसिटी अब पैरेलल नहीं रहेगी, न्यूक्लियोफिलिसिटी इज जस्ट ऑपोजिट टू, बेसिकली उल्टी हो जाएगी, इज ऑपोजिट टू बेसिसिटी। इस बार वो पैरेलल नहीं रहेगी, ऑपोजिट हो जाएगी बेसिसिटी के। क्या आपको ये समझ में आ गया है? कितने लोगों को ये कंपैरिजन समझ में आ गया कि अगर डोनर साइड डिफरेंट हो तो तुलना कैसे की जाती है? और उस तुलना, ध्यान रखना, इसकी कहानी में गैप इंपॉर्टेंट है, इसकी कहानी में स्टेबिलिटी इंपॉर्टेंट है। दोनों की कहानी एकदम अलग है, अलग अलग है, जुदा जुदा। दोनों की कहानी एकदम अलग है, दोनों की कहानी में अलग ही कहानी है। उसकी कहानी अलग तरह से चलती है, इसकी कहानी अलग तरह से चलती है। उसकी कहानी अलग तरह से चलती है, इसकी कहानी अलग तरह से चलती है। इस बार जब तुलना करी तो कुछ ऐसा उत्तर मिला। अब मैं बता तो दो, समझ में आ गया क्या? अगर कहे तो दो, समझ में आ गया क्या? चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर ये डोनर साइड सेम हो जाए तो क्या होगा? नहीं, थोड़ा एग्जांपल तो कर लेते हैं, इसके तो काफी एग्जांपल बन सकते हैं। कंपेयर न्यूक्लियोसिटी के एग्जांपल कर लेते हैं, काफी एग्जांपल बन सकते हैं इसके। अगर एग्जांपल्स की बात करें तो आपसे कंपैरिजन में करवाऊं, बताओ। पहला तुलना, अगर OR को कंपैरिजन करें SR के साथ तो बताओ बेटर न्यूक्लियोफाइल कौन होगा? अगर NH3 की तुलना करें PR3 के साथ, NR3 की तुलना करें PR3 के साथ तो बताओ बेटर न्यूक्लियोफाइल कौन होगा? अगर एग्जांपल नंबर 3 ले और स्टाइल से को SE भी ले लो ना, SE भी ले लो तुलना करने के लिए, और तुलना कर दो। नाइट्रोजन का ग्रुप हो गया, फास्फोरस का, सल्फर का ग्रुप, ऑक्सीजन का हो गया, और हेलोजन वाला ग्रुप ऊपर कर ही चुके हैं, तो तुलना कर दीजिए इन दोनों की, तुलना कर दीजिए। अलोंग द पीरियड नहीं चल रहा है, अब हम इन द ग्रुप तुलना कर रहे हैं, इन द ग्रुप, और इन द ग्रुप तुलना कर रहे हैं, इन द ग्रुप,
और जब आप ग्रुप में अप टू डाउन जाओगे और लेफ्ट से राइट जा रहे थे, अप टू डाउन जाओगे तो न्यूक्लियोफिलिसिटी बेसिकली इंक्रीज होने के लिए जा रही है, इंक्रीज होने के लिए जा रही है। सब हो सकता है, आप इंटरेक्शन सब हो सकता है, खूब इंटरेक्शन हो सकता है 100 से 8 का, खूब होता है, जब कुछ और ना मिलेगा तो 100 से 8 का क्यों ना होगा दुनिया में, खूब हो सकता है, खूब हो सकता है। एक और ले लो, ये भी बहुत फेमस है। अगर R माइनस का कंपैरिजन करें H माइनस से, जो कि बिल्कुल ही इलेक्ट्रोफाइल नहीं है H माइनस, तो जब आप कंपैरिजन करोगे तो H माइनस इलेक्ट्रोफाइल ही नहीं मिलेगा आपको एक्चुअली। अगर आप इसको कहीं यहां बनाना चाहो तो यहां सिग्मा स्टार CX बना दो, और एक्चुअली R माइनस का तो होमो फिर भी आप यहां बना दोगे, R माइनस का होमो, H माइनस का होमो तो 1s होगा, 1s, और 1s तो बहुत जमीनों में, कल मैंने बताया था, इसलिए H माइनस तो बर्बाद गुलिस्ता है, ये तो बर्बाद गुलिस्ता है भाई, बर्बाद गुलिस्ता है, ये तो इंटरेक्शन संभव ही नहीं है, ये फिर भी इंटरेक्शन कर जाएगा, भले ही भयंकर चार्ज डेंसिटी है, फिर भी वो एज ए न्यूक्लियोफाइल खास काम करता नहीं है। अगर इसकी बात करें तो अप टू डाउन बढ़ेगी, इसकी बात करें तो अप टू डाउन बढ़ेगी, इसकी बात करें तो भी अप टू डाउन बढ़ेगी, बट यहाँ डबल एरो लगाओ और यहाँ लिखो जनरली नॉट दैट, कल भी बताया था मैंने, जनरली जनरली मोस्टली, जनरली भी लिखो, मोस्टली लिखो, मोस्टली, मोस्टली आगे देखेंगे इसको, मोस्टली एक्ट एज बेस, नॉट न्यूक्लियोफाइल, ये न्यूक्लियोफाइल की तरह काम ही नहीं कर पाता है, क्योंकि न्यूक्लियोसिटी दिखाने के लिए होमोल्यूमो गैप की बहुत जरूरत पड़ती है, बहुत जरूरत पड़ती है। हो गया, आइए जरा आगे चलते हैं और अब हम होमोल्यूमोसाइट सेम रखेंगे और फिर वहां कंपैरिजन करेंगे। व्हेन होमोल्यूमोसाइट्स आर सेम, एक काम करते हैं, बाद मिलाते हैं, पहले तो होमोल्यूमोसाइट सेम होने पर ठीक है ले जाते हैं यार, कॉपी सही किया ना मैंने, ठीक है। होमोल्यूमोसाइट्स आपकी सेम, अगर होमोल्यूमोसाइट आपकी सेम है तो फिर आपकी तुलना के फर्दर 3 पॉइंट्स होंगे, जब आप तुलना कर रहे होंगे तो फर्दर 3 पॉइंट्स होंगे आपके। पहला तुलना करेंगे, अगर होमोल्यूमोसाइट सेम है तो आप तुलना एक फैक्टर काम करेगा, बेसिकली स्टेरिक फैक्टर बहुत काम करेगा, स्टेरिक फैक्टर, अगर होमो डोनर साइड सेम है तो स्टेरिक फैक्टर का बहुत रोल होगा। दूसरा काम करेगा बेसिकली चार्ज डेंसिटी का फैक्टर, वो तो काम करेगा ही करेगा, रिएक्टिविटी एक तरह से वो काम करने वाला है। और तीसरा जो फैक्टर काम करेगा वो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप्स या इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स का क्या रोल है, वो भी काम करने के लिए जा रहा है। सो 3 फैक्टर हम लोग पैरेलली ड्रॉ करेंगे इस कहानी में। पहला फैक्टर क्या, फर्स्ट कंपैरिजन देख रहे हैं हम लोग, होमो डोनर साइड सेम है, पहला कंपैरिजन फर्स्ट तुलना देख रहे हैं, इफेक्ट ऑफ स्टेरिक क्राउडिंग, अरे यार क्या मैंने, इफेक्ट ऑफ स्टेरिक क्राउडिंग, इसमें फर्स्ट देख रहे हैं इफेक्ट ऑफ स्टेरिक क्राउडिंग, इफेक्ट ऑफ स्टेरिक क्राउडिंग, ठीक है। जरा गौर से देखिए, अगर होमोल्यूमो गैप, सॉरी, अगर डोनर साइड सेम ही है, जैसे मैं कंपैरिजन कर रहा हूं, बहुत इंपॉर्टेंट तुलना है, तो तुलना है OMe, फिर OET, फिर आइसोप्रोपाइल वाला और टर्सरी ब्यूटाइल वाला, इनकी तुलना करना चाह रहा हूं बेसिकली। अब सब में डोनर साइड मोर और लेस ऑक्सीजन है, इसलिए इसका कोई खास रोल रह नहीं जाएगा, और होमोल्यूमो का कोई खास रोल नहीं रह जाएगा, इसलिए सारी कहानी अब स्टेरिक फैक्टर्स की आएगी, स्टेरिक फैक्टर है ना, इफेक्ट ऑफ स्टेरिक फैक्टर, इफेक्ट ऑफ स्टेरिक क्राउडिंग कह दो इसको, स्टेरिक फैक्टर कह दो ब्रैकेट में, स्टेरिक फैक्टर कह दो ब्रैकेट, कह देते हैं स्टेरिक फैक्टर। चलिए, अगर आपसे मैं पूछूं और बहुत बढ़िया से पूछूं कि बताओ किसी भी इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज को कौन सा रोल प्ले करने में क्राउडिंग को देखना होगा, तो मैंने थोड़ी देर पहले भी बताया था, एक्चुअली जब प्रोटॉन निकालना है तो वो बाहर रहते हैं, प्रोटॉन एक्चुअली बाहर रहते हैं। अगर मैं यहाँ पे बात करूं और यहाँ एक्चुअली प्रोटॉन निकालने की बात करता हूं, इस तरह से ना, यहाँ प्रोटॉन निकालने की बात कर देता हूं ऐसे करके, तो इसका जो सिग्मा स्टार है यहाँ इंटरेक्ट करना पड़ेगा न्यूक्लियोफाइल बनने के लिए, बट बेस बनने के लिए आपको सिर्फ इसकी कहानी में जाना है। तो जब आप बेस बनने के लिए जा रहे हो तो बेस, अच्छा इसको इधर बना देते हैं, इसको इधर बना देते हैं, ऐसे करके, ऐसे करके बना देते हैं, ऐसे बना देते हैं। जब आपको न्यूक्लियोफाइल बनना है तो आपको क्राउडेड ऑर्बिटल पे जाना है, क्राउडेड ऑर्बिटल पे। जब आपको बेस बनना है तो आपको बाहर के ऑर्बिटल पे इंटरेक्ट करना है इसमें, ये बाहर है, ये लेस क्राउडेड, ये आउटर साइड होती है, इसको क्या आउटर साइड, इसको इनर साइड, इसलिए न्यूक्लियोफाइल को इनर साइड्स पे जाना पड़ता है, न्यूक्लियोफाइल्स को बेसिकली इनर साइड्स पे जाना पड़ता है, वहां क्राउडिंग बहुत मैटर करती है, इसके प्रोटॉन, इसके मिथाइल्स बहुत मैटर करता है, बट बेस बनते वक्त उसको ये सब नहीं करना, तो यहां क्राउडिंग मैटर नहीं करती। दैट इज व्हाई बेसिसिटी में क्राउडिंग का उतना रोल है नहीं, सारा खेला न्यूक्लियोफिलिसिटी में ही घुसा हुआ है, और न्यूक्लियोफिलिसिटी क्राउडिंग के इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगी, और अगर ऐसा है तो हम कह सकते हैं न्यूक्लियोफिलिसिटी जो है दैट विल बी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्टेरिक क्राउडिंग, और अगर स्टेरिक क्राउडिंग के ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगी तो एल्किल ग्रुप बढ़ने से भले ही होमो ऊपर जा रहा है, एल्किल ग्रुप बढ़ने से भले ही होमो ऊपर जा रहा है, भले ही गैप घट रहा है, लेकिन वहां तक पहुंच तो पा ही नहीं रहा, वहां तक जा तो पा ही नहीं रहा, ये इतने मोटे-मोटे एल्किल ग्रुप जुड़े हैं, हाइड्रोजन जुड़ी है, ये तो बहुत तकलीफ पैदा कर देंगे इसके लिए, ये हाइड्रोजन जुड़ी है, ये एल्किल ग्रुप जुड़े हैं, ये बहुत तकलीफ पैदा कर देंगे इसके लिए। दैट इज व्हाई एक्चुअली जब आप कंपैरिजन करेंगे बेसिसिटी तो आपको समझ में, सॉरी न्यूक्लियोसिटी तो आपको समझ में आएगा, वो क्राउडिंग के साथ घटती चली जाएगी, डिक्रीज होती चली जाएगी, इसीलिए लेस क्राउडेड न्यूक्लियोफाइल्स जो होते हैं वो बेटर न्यूक्लियोफाइल्स होते हैं, लेस क्राउडेड न्यूक्लियोफाइल्स बेटर न्यूक्लियोफाइल की कैटेगरी में आएंगे, बट बेसिसिटी में तो ऐसा नहीं है। बेसिसिटी में जितने प्लस आई ग्रुप जोड़ोगे, एनायन अनस्टेबल होगा तो बेसिसिटी बढ़ेगी। बेसिसिटी में ऐसा कत्ता ही नहीं है, बेसिसिटी में ऐसा बिल्कुल भी नहीं है जैसा न्यूक्लियोफिलिसिटी में आपको देखने को मिल रहा है। बेसिसिटी प्योर सिंपली हो जाएगी भैया, जितना ज्यादा आप प्लस आई जोड़ोगे बेसिसिटी बढ़ती चली जाएगी, या यूं समझ लीजिए जितना इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप जोड़ते हो वो बेसिसिटी को बढ़ाता है। माय गुडनेस, इसीलिए ओआर्स में जब RMe है
तो वो बेटर न्यूक्लियोफाइल है, बेस भी बहुत बढ़िया है, बट जब आर अगर टर्सरी ब्यूटाइल है तब वो न्यूक्लियोफाइल रहेगा ही नहीं, वो बेस ही रह जाएगा, केवल और केवल बेस रह जाए। इसलिए आगे जाके ऐसे बेसिस को नॉन न्यूक्लियोफिलिक बेसिस कहने वाले हैं हम। ये सिर्फ एलिमिनेशन कराएंगे, सब्स्टिट्यूशंस कराने के लिए इस्तेमाल नहीं होंगे। इनफैक्ट रेशियो सेलेक्टिविटी भी कंट्रोल करेंगे हम एलिमिनेशंस में इनके। आगे वो आगे चर्चाएं करेंगे। क्या आपको ये वाली बात समझ में आ गई? तो बताओ क्या ये पैरेलल है? बिल्कुल नहीं है, ये तो ऑपोजिट है जी, ये तो ऑपोजिट हो गया जी, ऑपोजिट। बिल्कुल पैरेलल नहीं है जी, ऑपोजिट खेला हो गया, ऑपोजिट। मेरे ख्याल से ये बात आपको समझ में आ गई होगी। अरे राम, ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं इससे नेक्स्ट कंपैरिजन पे। चौथे पे चल रहे हैं हम। होमो डोनर साइट्स आर सेम, इफेक्ट ऑफ चार्ज, है ना? चार्ज का क्या रोल होगा? स्टेरिक फैक्टर, इलेक्ट्रोस्टैटिक फैक्टर कहते हैं इसको। इफेक्ट ऑफ चार्ज, चार्ज का क्या रोल होगा? दैट्स कॉल्ड इलेक्ट्रोस्टैटिक फैक्टर। इलेक्ट्रोस्टैटिक फैक्टर कहते हैं इसको। चार्ज का क्या रोल रहने वाला है? इलेक्ट्रोस्टैटिक फैक्टर्स की चर्चा करने वाले हैं हम। न्यूक्लियोसिटी में भी अपना रोल, बिकॉज़ आपको पता है कि वहां काइनेटिकली कंट्रोल है, चार्ज ज्यादा होगा तो फास्ट अटैक होगा। वहां भी चार्ज का रोल है, ऐसा नहीं है चार्ज का रोल नहीं है, बहुत बड़ा चार्ज का रोल है, तो फास्ट अटैक होगा। इसका मतलब न्यूक्लियोसिटी भी चार्ज के प्रोपोर्शनल होगी, न्यूक्लियोसिटी भी चार्ज के प्रोपोर्शनल होगी, और बेसिसिटी तो चार्ज के प्रोपोर्शनल होती ही है, क्योंकि चार्ज ज्यादा होगा, स्टेबिलिटी कम, तो बेसिसिटी भी ज्यादा होगी। तो इसका मतलब एक्चुअली चार्ज डेंसिटी ज्यादा है, चार्ज डेंसिटी एक्चुअली ज्यादा है, तो ये भी ज्यादा होने वाली है और वो भी ज्यादा होने वाली है, दोनों ही ज्यादा होने के लिए जा रही है, दोनों ही ज्यादा होने के लिए जा रही है, दोनों ही ज्यादा होने के लिए जा रही है। अगर दोनों एक समान आ गया तो आपको पता है इस बात का, आप जानते हैं, पैरेलल ड्रॉ हो जाएगा इनकी कहानी में। तो प्रोपोर्शनल अगर चार्ज के हो गया, और अगर आपने कंपैरिजन किया, अब मैं कंपैरिजन किसमें कर रहा हूं? न्यूट्रल वर्सेस चार्ज की कंपैरिजन कर रहा हूं। न्यूट्रल वर्सेस चार्ज कंपैरिजन किसका कर रहा हूं? कंपैरिजन विल बी न्यूट्रल वर्सेस चार्ज, न्यूट्रल वर्सेस चार्ज का कंपैरिजन कर रहा हूं। न्यूट्रल वर्सेस चार्ज में हम लोग ले रहे हैं, ले लीजिए कोई भी आरओएच वर्सेस आरओ माइनस, यही लेके चल लेते हैं, आरओएच वर्सेस आरओ माइनस, यही लेके चल लेते हैं। बहुत ही सिंपल है, अगर चार्ज ज्यादा तो पक्का ही 100% न्यूक्लियोसिटी भी ज्यादा होगी, और अगर चार्ज ज्यादा, डेंसिटी ज्यादा, न्यूट्रल से एनायनिक बेटर होंगे, तो 100% इसकी कहानी भी बेटर ही होने जा रही है। या इसको आप ये भी लिख सकते हो, RNH2 या RNH माइनस विल बी ग्रेटर देन RNH2। वो अलग बात है कि बहुत स्ट्रांग बेस होते हैं, खतरनाक स्ट्रांग बेस होते हैं, इसलिए एज ए बेस बिहेव कर जाएंगे, वो अलग चीज है, बट स्टिल न्यूक्लियोसिटी तो ज्यादा होने ही जा रही है। सेम कहानी अगर RNH की बात करें माइनस की, तो विल बी ग्रेटर देन RNH2। मतलब एनायनिक न्यूक्लियोफाइल्स नॉर्मली स्ट्रॉन्गर होंगे, उनके उनके बेसिकली किससे? न्यूट्रल न्यूक्लियोफाइल से। जैसे इसका बहुत बेहतरीन R2S बेटर, वो सॉरी RS माइनस, स्ट्रॉन्गर न्यूक्लियोफाइल होंगे R2S से, ठीक वहीं पिक्स में भी आपको पता है नाइनिक तो बेस तगड़े होते ही हैं। इट मींस गारंटी से चार्ज के फैक्टर में दोनों एक दूसरे के पैरेलल ही मिले हैं। अगर एक दूसरे के पैरेलल मिले हैं तो ऑपोजिट नहीं हुआ, यहां पे एक दूसरे के पैरेलल स्टोरी हो गई, एक दूसरे के पैरेलल स्टोरी हो, पैरेलल स्टोरी हो। इसलिए वाले में ऑब्जेक्ट तो नहीं लिख दिया मैंने, ऑब्जेक्ट था, ऑब्जेक्ट लिख दिया, पैरेलल स्टोरी हो गई। दिस इज द पैरेलल स्टोरी। अब लास्ट है इफेक्ट ऑफ सब्स्टिट्यूएंट। सब्स्टिट्यूएंट्स का इफेक्ट क्या पड़ेगा? अंतिम कंपैरिजन है बेसिकली इफेक्ट ऑफ सब्स्टिट्यूएंट्स। सब्स्टिट्यूएंट्स का क्या इफेक्ट पड़ने वाला है? लास्ट पोर्शन इज, पास में इसको लिख ही लाता यार, स्लाइड ही बना लाता। इफेक्ट ऑफ सब्स्टिट्यूएंट्स, सब्स्टिट्यूएंट्स का क्या इफेक्ट पड़ेगा? सब्स्टिट्यूएंट्स का क्या इफेक्ट पड़ने वाला है? बेसिकली यहां जो फैक्टर आएगा वो डीलोकलाइजेशन फैक्टर होगा, डीलोकलाइजेशन फैक्टर होगा, डीलोकलाइजेशन फैक्टर होगा। और डीलोकलाइजेशन फैक्टर से तो आपको पता ही है कि चार्ज घटता चला जाएगा, चार्ज घटता चला जाएगा, चार्ज डेंसिटी घटेगी तो रिएक्टिविटी भी घट जाएगी। आप इसको ऐसे कह सकते हो, रोल ऑफ इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप्स। इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप्स का रोल क्या होगा? ये कंपैरिजन बेसिकली किसके बीच कर रहे हैं? ये कंपैरिजन हम लोग कर रहे हैं, जैसे हमने OH ले लिया, फिर हमने OPH ले लिया, फिर हमने OAC ले लिया, फिर हमने OTS ले लिया, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप्स ले लिए, और उनकी तुलना करना चाह रहे हैं आपस में। कैसे तुलना करें? बहुत सिंपल है, सारी कहानी वही थी, भाई चार्ज डेंसिटी ज्यादा होगी तो न्यूक्लियोसिटी भी ज्यादा होगी, न्यूक्लियोफाइल्स बेटर तभी होंगे जब वो लोन फिर अवेलेबल होगा डोनेट करने के लिए, अवेलेबल नहीं होगा तो बेटर नहीं होंगे। एक्चुअली आपको पता है कि OH माइनस के अंदर ये अवेलेबल है डोनेट करने के लिए, इसलिए बेटर है। OPH के अंदर आपको पता है कि pH के अंदर चला जाएगा तो घट जाएगी अवेलेबिलिटी, OAC के अंदर तो और भी कम हो जाएगी, OAC के अंदर तो और कम हो जाएगी। अगर OTS की बात करें तो माय गुडनेस ये तो और कम हो जाएगी, और कम हो जाएगी। OMS की बात कर लेते हैं, OTS की बात कर लेते हैं, जी ही लगा लेते हैं, और कम हो जाएगी। अगर और कम हो जाएगी तो हम ये कह सकते हैं जितने विड्रॉइंग ग्रुप जुड़ेंगे न्यूक्लियोसिटी घटती जाएगी, और ना केवल न्यूक्लियोसिटी घटेगी बल्कि बेसिसिटी भी घटेगी, बिकॉज़ चार्ज डेंसिटी घट रही है। तो अगेन पैरेलल ड्रॉ हो गई। हम ये कह सकते हैं सीक्वेंस आपका ये रहेगा और ये रहेगा, तो एक्चुअली फिर से पैरेलल ड्रॉ हो गया। यही सेम स्टोरी बेसिसिटी के लिए हो जाएगी। बेसिसिटी भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी, इनवर्सली प्रोपोर्शनल स्टेबिलिटी को पता रखा है, खत्म हो गई कहानी। स्टेबिलिटी का इनवर्स है, और एक्चुअली इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप स्टेबल बनाएंगे तो बेसिसिटी घटती चली जाएगी, और अगर बेसिसिटी घटती चली जाएगी तो आपको पता है न्यूक्लियोसिटी और बेसिसिटी दोनों क्या हो जाएंगे? एक दूसरे के पैरेलल हो जाएंगे, एक दूसरे के पैरेलल ड्रॉ हो जाएंगे।
ये मैंने 5 केस पढ़ाए, पांचों केसेस को अलग अलग मैंने एक्सप्लेन कर दिया आपको। पांचों केसेस को, जितने भी दुनिया में केसेस थे वो इन पांचों केसेस के ही केस हैं। जो भी कंपैरिजन है इन पांचों के ही सब केसेस हैं। कितने लोगों को पूरी न्यूक्लियोसिटी वर्सेस बेसिसिटी की स्टोरी समझ में आ गई? कैसे कंपैरिजन करते हैं, कहां कंपैरिजन करते हैं, कब कंपैरिजन करते हैं और कब पैरेलल ड्रॉ करेंगे उनके बीच, कब ऑपोजिट कहानी होगी। यहां पैरेलल ड्रॉ किया हमने, यहां देखो, यहां कहानी भी पैरेलल ड्रॉ हुई, यहां ऑपोजिट कहानी थी इनकी, उल्टा था क्राउडिंग के केसेस में। यहां आपका क्या ड्रॉ हुआ बेसिकली, यहां आपका ड्रॉ हुआ ऑपोजिट। जब हम ग्रुप में गए और पीरियड में गए तो पैरेलल ड्रॉ हुआ, सारी स्टोरी पैरेलल ड्रॉ हुई आपकी, पैरेलल ड्रॉ हुई। दूसरे कलर से लिख दो। इनमें आपको थोड़ी कॉम्प्लेक्सिटी आने जा रही है क्योंकि इनमें ग्रुप्स के भी कुछ लोग हैं, पीरियड्स के भी कुछ लोग, तो थोड़ी कॉम्प्लेक्सिटी आएगी इनके क्वेश्चंस। ये 4 क्वेश्चन लिख के लाया हूं मैं डेटा के बेस पे, कंप्लीटली डेटा के बेस पे। हमने एक कहानी समझी अभी तक कि बहुत सारी स्पेसिस गुड न्यूक्लियोफाइल भी है और गुड बेस भी है, क्योंकि कई सारे केसेस में न्यूक्लियोसिटी और बेसिसिटी के बीच पैरेलल ड्रॉ किया हमने, तो वो ठीक न्यूक्लियोफाइल भी थे, ठीक बेस भी थे। क्वेश्चन अब ये उठता है, सवाल अब ये उठता है, क्या कोई ऐसे न्यूक्लियोफाइल है जो बेस बहुत रेयर केस में या बिल्कुल भी खराब बेस है, या कोई ऐसे इंपॉर्टेंट ये ज्यादा नहीं है, क्या कोई ऐसे बेस है क्या जो सिर्फ बेस और न्यूक्लियोफाइल नहीं है? इसीलिए हम इलेक्ट्रॉन रिच स्पेसिस को 2 हिस्सों में बांट सकते हैं, मोटा मोटा। जनरली बेस तो सभी होते हैं, वीक या स्ट्रॉन्ग कैसा भी हो, एनायनिक या रिच है तो बेस तो होगा ही होगा। 2 हिस्सों में बांट सकते हैं, न्यूक्लियोफिलिक बेसिस और नॉन न्यूक्लियोफिलिक बेसिस। न्यूक्लियोफिलिक बेसिस और दूसरे हैं नॉन न्यूक्लियोफिलिक बेसिस। बहुत इंटरेस्टिंग है ये स्टोरी, बहुत इंटरेस्टिंग है ये स्टोरी। पहले तो एक बात समझिए, जिनका होमोल्यूमो गैप, ये सब सीएक्स बॉन्ड के लिए चल रहा है, एल्किल हैलाइड की कहानी चल रही है, कार्बोनिल कंपाउंड की कहानी में थोड़ा बहुत परिवर्तन इसमें आ सकता है। अभी सीएक्स बॉन्ड की बात चल रही है। अगर न्यूक्लियोफिलिक बेसिस की बात की जाए तो वो जो एज ए न्यूक्लियोफाइल भी काम करेंगे और नॉन न्यूक्लियोफिलिक बेसिस एक्सक्लूसिवली बेस है, वो न्यूक्लियोफाइल की तरह काम नहीं करेंगे। कैन एक्ट एज न्यूक्लियोफाइल, कैन एक्ट एज न्यूक्लियोफाइल, सो न्यूक्लियोफाइल की तरह भी काम करेंगे, एक्ट ओनली एज बेस, ओनली एज बेस, केवल बेसिस की तरह एक्ट करेंगे। आओ जरा शुरुआत, पहले तो अपन न्यूक्लियोफिलिक में उनको पकड़ते हैं जो खतरनाक न्यूक्लियोफिलिक थे। खतरनाक न्यूक्लियोफिलिक कौन थे भाई? जिनका होमोल्यूमो गैप कम था, होमोल्यूमो गैप कितना कम था, 2p वालों से तो कम 3p 4p वालों का था। इसको तो पहले तो 3p 4p वाले पकड़ते हैं अपन। पहले तो अपन पकड़ते हैं 3p 4p वाले, वो बहुत तगड़े खेल खिलाड़ी थे। जैसे SR वो तगड़ा खिलाड़ी था, या फिर SER वो भी तगड़ा खिलाड़ी था भाई, या फिर ब्रोमाइड वो भी तगड़ा खिलाड़ी था भाई, या फिर आयोडाइड, ये तगड़े खिलाड़ी थे। क्योंकि एक्चुअली ये 2p 3p सॉरी 3p 4p 5p के डोनर्स की कैटेगरी में, और 3p 4p 5p वाले बहुत बढ़िया ही डोनर होते हैं, क्योंकि वहां होमोल्यूमो गैप बहुत कम होगा। पीछे हम देख चुके आयोडाइड बहुत बढ़िया था, इसीलिए ये तो एक्सक्लूसिव यानी वेरी गुड न्यूक्लियोफाइल्स है ना। ये तो ना कहते न्यूक्लियोफाइलों के सरताज है एक्चुअली, हम एक्सक्लूसिव न्यूक्लियोफाइल्स हैं, एक्सक्लूसिव न्यूक्लियोफाइल्स की कैटेगरी में रख सकते हो आप इनको। आप बेस इनको इस्तेमाल करोगे नहीं, आप कभी पूरे रेस्ट ऑफ द केस में बाकी इस्तेमाल नहीं करेंगे इनको। अब आते हैं इनसे आगे बढ़ने वाले सेकंड पीरियड के लोगों पे आते हैं, उनमें भी गुड न्यूक्लियोफाइल। सेकंड पीरियड में कुछ न्यूट्रल होंगे, कुछ अनायनिक होंगे। तो जो अनायनिक वाले होंगे बेसिकली वो गुड न्यूक्लियोफाइल कैटेगरी में आएंगे। तो इनसे थोड़े और कैटेगरी इस तरह पड़े तो उसमें आते हैं आपके सेकंड पीरियड वाले, जैसे OH है, OR भी ठीक ठाक न्यूक्लियोफाइल की कहानी है ना, जो और गुड न्यूक्लियोफाइलों की कैटेगरी में आते हैं। और इनसे बढ़िया न्यूक्लियोफाइल चाहिए तो आपको फिर तो एक्चुअली R- में जाइए, वो तो बेहतरीन न्यूक्लियोफाइल है, लेकिन उनको मैं थोड़ा और साइड में रखूंगा। एक्चुअली उनको उस तरफ ले जाता हूं बिकॉज़ वो बेस भी बहुत तगड़े हैं, तो इसलिए वो थोड़ा इस तरफ शिफ्ट होने लग जाएंगे। तो OH हो गया, OR हो गया, है ना, ये सब बढ़िया न्यूक्लियोफाइल। OPH की कहानी आ गई, ये गुड न्यूक्लियोफाइल की कैटेगरी में आएंगे, गुड न्यूक्लियोफाइल की कैटेगरी, एक्सक्लूसिव तो नहीं, ठीक ठाक न्यूक्लियोफाइल की कैटेगरी में। इसके बाद चलते हैं न्यूट्रल न्यूक्लियोफाइलों की तरफ। वो वीक न्यूक्लियोफाइल होंगे बट वो न्यूक्लियोफाइल की तरह काम कर सकते हैं, जिनके पास लोड है ज्यादा। पहले तो न्यूक्लियोफाइल में न्यूट्रल में नाइट्रोजन के डोनर्स की बात करें, अमोनिया बढ़िया न्यूक्लियोफाइल है, RNH2 बढ़िया न्यूक्लियोफाइल है, R2NH बढ़िया न्यूक्लियोफाइल है, ये भी गुड न्यूक्लियोफाइल कैटेगरी में आएंगे। ये भी गुड न्यूक्लियोफाइल कैटेगरी में, मैं कहता हूं इनफैक्ट सबको साथ ही ले लो, ये गुड न्यूक्लियोफाइल कैटेगरी में आ जाएंगे, ठीक ठाक न्यूक्लियोफाइल। इनके न्यूट्रल भी बहुत है, N का तो न्यूट्रल ही बहुत है इनसे, N का तो न्यूट्रल भी बहुत है इनसे बिकॉज़ N पॉजिटिव का डोनर होता है। तो बेसिकली ये गुड न्यूक्लियोफाइल की कैटेगरी में आ गए, ठीक न्यूक्लियोफाइल की कैटेगरी में आ गए। अब थोड़ा मिलने चलते हैं जो इनके अलावा एनायनिक स्पीशीज है इनके नाइट्रोजन के, फिर वो क्या है? अगर यही पूरे तो वो तो प्राइमा मचाएंगे। हाँ, वो पगलैट है बेसिकली, गजब प्राइमा मचाने वाले हैं, मतलब गजब प्राइमा। उनसे पहले एक्चुअली C- वाले केसेस की बात कर लेते हैं। C- वाले, तो C- वाले में RLI की बात कर लो, RMGX की बात कर लो, ये बहुत स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइलों की कैटेगरी में आते हैं बिकॉज़ C- है। C- एक्सक्लूसिव तो नहीं कह सकते बिकॉज़ बेस भी बहुत तगड़े हैं, ये बेस भी बहुत तगड़े हैं, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल एंड स्ट्रॉन्ग बेस, और बेस भी बढ़िया है बिकॉज़ आपको पता है कार्बन पर अगर माइनस है तो आप जानते हैं बहुत ढंग से उसकी क्या स्टोरी होने जा रही है। अगर नाइट्रोजन पे माइनस लेके चले तो अब तकलीफें पड़ने लगेंगी, इसलिए तकलीफें पड़ने लगेंगी बिकॉज़ नाइट्रोजन पे माइनस लेके चलेंगे तो होगा क्या, नाइट्रोजन के माइनस की रिएक्टिविटी बहुत ज्यादा है, इसीलिए वो न्यूक्लियोफाइल तो अच्छे हैं, ठीक ठाक है, बढ़िया है, बट वो न्यूक्लियोफाइल काम नहीं करेंगे बिकॉज़ वो बेस बहुत बढ़िया है, तो टूट के बेस की तरह काम करेंगे। इसलिए जो नाइट्रोजन माइनस वाले हैं उनकी कहानी बहुत दिलचस्प है, जैसे NH2 माइनस की स्टोरी, N माइनस वालों की स्टोरी बहुत दिलचस्प है, या NHR माइनस की स्टोरी, या R2N माइनस की स्टोरी, इनकी स्टोरी बहुत दिलचस्प है। और वो दिलचस्प कैसे है? वो दिलचस्प जनाब ऐसे है जिनको अपन यहां लिख सकते हैं N माइनस। वो दिलचस्प कुछ ऐसे है तो गुड न्यूक्लियोफाइल बट बिहेव करेंगे नहीं, ये न्यूक्लियोफिलिक तो है बट मोस्टली बिहेव एज, बट मोस्टली वेरी स्ट्रॉन्ग एसिड, वेरी स्ट्रॉन्ग एसिड, काफी स्ट्रॉन्ग एसिड है ना, सॉरी बेस, बेस माफी माफी, वेरी स्ट्रॉन्ग बेस, वेरी स्ट्रॉन्ग बेस है ना, इसीलिए मोस्टली बिहेव्स एज बेस, मोस्टली बिहेव्स एज बेस, इसीलिए मोस्टली बेस की तरह ही, बट इनको नॉन न्यूक्लियोफिलिक नहीं कह सकते,
नॉन न्यूक्लियोफिलिक नहीं कह पाएंगे, क्योंकि यस ये न्यूक्लियोफाइल की तरह एक्ट कर सकते हैं, करेंगे, समटाइम्स कर सकते हैं, नॉर्मली तो नहीं करते, बट फिर भी कर तो सकते ही हैं, कर तो सकते ही हैं, मना तो कोई नहीं कर सकता कि ये नहीं कर सकते। अब आइए इस तरफ मुड़ेंगे, जैसे ही आप इस तरफ मुड़ेंगे, अगर इनको क्राउडेड बना दिया जाए, जैसे R2NS तो ठीक है, अगर इसको क्राउडेड बना के R3N बना दिया जाए, माय गुडनेस, या क्राउडेड भी हो और डिलोकलाइज भी कर दिया जाए, मतलब बिटवाइन कर दिया जाए, इस टाइप की चीज ले ली जाए, तो अब ये एज ए न्यूक्लियोफाइल रेयर केस में काम करेंगे, नॉर्मली केसेस में काम नहीं करेंगी, नॉन न्यूक्लियोफिलिक टाइप के ही बेसिस की कैटेगरी में इनको रखा जाएगा। या तो इनको क्राउड कर दो तो ये नॉन न्यूक्लियोफिलिक हो गए, है ना, ये नॉन न्यूक्लियोफिलिक कैटेगरी में आ गए। हाइड्राइड आपको पता है बहुत तगड़ा खतरनाक चार्ज रखता है, लेकिन 1s उसका बहुत, ये क्राउडेड कैटेगरी है ना, इनको क्राउडेड को एक साथ ही रख दो, क्राउडेड को एक ही साथ रख दो, जैसे टर्सरी ब्यूटॉक्साइड को रख दो, या फिर PH3CH को रख, C- को रख दो। ये खतरनाक लोग हैं, या तो क्राउडेड है, ये तो कभी वैसे ही न्यूक्लियोफाइल नहीं बन पाएंगे, क्योंकि ये स्टेरिकली क्राउडेड है, आपको पता ही है न्यूक्लियोफाइल नहीं बनने के लिए क्राउडेड बहुत बड़ा फैक्टर था, तो स्टेरिकली क्राउडेड ले लो, ये स्टेरिकली क्राउडेड ले लो, या फिर जिनका होमो बहुत नीचे, वेरी लो लाइन होमो ले लो, वेरी लो लाइन, वेरी लो लाइन होमो ले लो, वेरी लो लाइन, वेरी लो लाइन होमोज में नॉर्मली कौन आता है भाई, वेरी लो लाइन होमोज में सबसे खतरनाक है H- वाले लोग, जैसे KH हो गया या NaH हो गया, वेरी लो लाइन। और क्राउडिंग में कौन है, नाइट्रोजन पे क्राउडिंग करो, अभी क्राउडिंग नाइट्रोजन पे और करो, अभी नाइट्रोजन पे क्राउडिंग भी करो, नाइट्रोजन पे भी क्राउडिंग करो, अभी नाइट्रोजन पे क्राउडिंग और करो आप, अगर नाइट्रोजन पे क्राउडिंग करोगे तो नाइट्रोजन के चारों तरफ एल्किल ग्रुप लगा दो आप, इसमें आपका आ जाएगा LDA, आपका आ जाएगा लाइका, है ना, आपका आ जाएगा LHMDS, LHMDS आ जाएगा।